नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है। बड़ा ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला चैप्टर है। और हमारी वन शॉट की सीरीज में जो समकालीन विश्व राजनीति में चल रहा था टॉपिक, आज वो हम अंतरराष्ट्रीय संगठन है, कक्षा 12 का है। तो कक्षा 12 वाले सभी बच्चे तैयार हो जाइए और अपन शुरू करते हैं आज के इस वन शॉट को। और यह है आप लोगों के लिए शानदार कोर्सेज, कक्षा 12 अर्थशास्त्र का, राजनीति विज्ञान का, भूगोल का। ये बहुत ही शानदार कोर्सेज है जिसमें आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हैंड रिटन नोट्स, सभी क्लासेस, वन शॉट्स के पीडीएफ मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। और भी ऐसी सुविधाएं पाने के लिए इन 2 नंबरों पर टीम के पास कॉल करें। टीम को बोले सर मैम हमारा नाम मात्र फीस में कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। और ये कोर्सेज जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको आपकी अपनी एप्लीकेशन लर्न एशिया आर्ट्स की एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, इन कोर्सेज का आनंद लीजिए, अपनी पढ़ाई को 4 चांद लगवाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और जब भी शुरुआत होगी तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो परिचय से या इंट्रोडक्शन से होती है। किससे होती है? परिचय से या इंट्रोडक्शन से होती है। सबसे पहली बात, अगर हम लोग कहें अंतरराष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको शुरू करने से पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक सी बात मैं कह देता हूं बच्चों। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वन शॉट्स लाइए जल्दी से जल्दी, सर ये कराइए। मानता हूं थोड़ा सा बीच में जो है फ्लो टूटा है, ओके, बट बच्चों आप लोगों को इतना सिलेबस मैंने करा रखा है, चाहे वो इको का हो, पॉलिटी का हो, काफी कुछ करा रखा है, आप उसको कवर करिए ना। अगर नहीं आ पा रहा है, देखिए बच्चों हमारी तरफ हम पूरा प्रयास करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं, पर बेटा प्लीज ऐसा मत सोचा करो कि नहीं टीचर तो वहां फ्री बैठा है वो कर नहीं रहा है। सच में बहुत जब बर्डन होता है ना, ठीक है ना, उस बर्डन में से भी हम कोशिश करते हैं कि नहीं आप लोगों के लिए पूरा बेस्ट टू बेस्ट किया जाए। और आप मानेंगे नहीं, आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर हम एक वन शॉट की पीपीटी में खुद पर्सनली बनाता हूं, इस पीपीटी में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आसान नहीं है कि हाँ ये भी लाइए, वो भी कराइए, वो भी कराइए। आपके जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट एप्लीकेशन पर हो रहे हैं, एक सब्जेक्ट का, एक क्लास का ऑब्जेक्टिव टेस्ट मुझे बनाकर देने में कम से कम 45 से 50 मिनट का समय चाहिए। 45 से 50 मिनट का समय मुझे चाहिए। बेस्ट टू बेस्ट पहले क्वेश्चंस में निकालता हूं, उनको लिखता हूं। 50 मिनट में तो 1 घंटा मुझे एक क्लास के लिए चाहिए। तो मेरे 4 टेस्ट होते हैं, 11th इको का, 11th पॉलिटी का 2, 12th इको का, 12th पॉलिटी का 4। इसके अलावा जो 10th के टेस्ट होते हैं वो अलग हैं, 9th के जो होते हैं वो अलग हैं। तो मतलब 6 टेस्ट मेरे हो रहे हैं। उन 6 टेस्टों में 1-1 घंटा दूंगा, तो 6 घंटे तो मुझे टेस्ट बनाने में निकल जाते हैं। इसके बाद टाइपिंग होने जाता है और होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। फिर वापस उनको चेक करना पड़ता है कि टाइपिंग होकर के जो कंटेंट आया है क्या वो सही आया है क्या। फिर उसमें मुझे 10-10, 15-15 मिनट वापस लगते हैं। तो हर जगह टाइम कंज्यूमिंग काम है बच्चों। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कहा और बस सर तो फ्री बैठे थे देख रहे हैं कि बच्चे ने बोला लो तो जाके मैं रिकॉर्ड कर देता हूं। नॉट पॉसिबल बेटा, समय लगता है हर चीज में, ठीक है ना। और आप लोगों को बिल्कुल नवंबर तक खींचा खींच अपने बैक टू बैक कोर्स को कवर किए, तो आप उनको कवर करिए बेटा। वन शॉट्स करा रहा हूं, मेरी पूरी जहां तक संभावना है पूरे कवर करने की कोशिश अपन कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा संयम बना करके रखा कीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ सर प्लीज बस करा दो, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है ना। प्रेशर फिर वो है कि देखो बेस्ट क्वालिटी करने का हमारा काम होता है और वो हम लोग कर रहे हैं और हमेशा करेंगे, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, ठीक है। और जैसे फरवरी में एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, जैसे मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो उनका टाइम टेबल देखा था मैंने, 23 फेब को पॉलिटी का है, 28 फेब को इको का है। तो अभी भी अगर मैं बात करूं तो लगभग 1.5 महीने का समय है हमारे पास। और 12th पॉलिटी के बच्चों की बात करूं तो काफी शायद 6 से 7 चैप्टर के वन शॉट्स कवर हो चुके हैं। अब 6-7 के और बाकी रह गए हैं तो वो अपन कर लेंगे। तो थोड़ा सा प्लीज बच्चों इतना हाई लोडेड मत हुआ करो कि नहीं सर प्लीज करा दीजिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्लीज बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन मैं आप लोगों से करता हूं, प्लीज बच्चों थोड़ा सा आप पेशेंस बना करके रखिए। नहीं आ रहा है कुछ कंटेंट, आप पुराना कंटेंट देखिए। बाकी बच्चों मैं सच में दिल पे हाथ रख करके कह रहा हूं,
मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं और पूरे प्रयास के साथ, मैं गारंटी के साथ तो नहीं पर प्रयास के साथ कहता हूं कि मैं पूरी कोशिश में हूं कि आपका पूरे जो वन शॉट्स है वो कंप्लीट हो, चाहे वो 11th 12th के हो, इको के, पॉलिटी के, किसी के भी हो। चलिए अब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं, इस चैप्टर के परिचय पे आ जाते हैं। परिचय की बात करें तो सबसे पहली बात तो अंतरराष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब है राष्ट्रों से मिलकर के बने जो संगठन है उनको अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं। अब सभी जो राष्ट्र हैं उनसे मिलकर के कोई भी संगठन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन बने हैं, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इन्हीं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के ऊपर ये हमारा पूरा चैप्टर है। पूरा ये हमारा चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ही ऊपर। अब इस अंतरराष्ट्रीय संगठनों की अगर मैं चर्चा करूं तो इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है बच्चों यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। मतलब कहीं ना कहीं ये जो पूरा चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला, इसमें हमें पूरा जो मेन हमारा टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और भी कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया है, विश्व बैंक हो गया है, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे और बहुत छोटा पढ़ेंगे। पूरा जो चैप्टर है कहीं ना कहीं वो पूरा चैप्टर संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में है, क्योंकि आज के मौजूदा दौर में ये संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन है जो पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो सारे इसके सदस्य हैं, सभी इसकी बात मानते हैं, सभी इसकी सभी एग्रीमेंटों पे साइन कर करके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देने वाला अगर कोई संगठन आज के मौजूदा दौर में है तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ है। थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जान लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई थी। 51 देशों ने मिलकर करके इसकी स्थापना करी थी। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। भारत इसमें कब जुड़ा? 6 दिनों के बाद जुड़ा, 30 अक्टूबर। कब जुड़ा था? 30 अक्टूबर को भारत इसमें जुड़ गया था। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे होती है, थोड़ा सा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो पूरी दुनिया के देशों ने सोचा कि भैया अब वापस ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और इस घटना से पहले एक घटना हुई थी जिसका नाम था वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, एक घटना हुई थी वर्ल्ड वॉर 1, प्रथम विश्व युद्ध। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध उसको बोला गया, वैश्विक युद्ध, ग्लोबल वॉर उसको बोली जाती थी। ये तो द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है, नहीं बाकी वो वैश्विक युद्ध था। जैसा युद्ध प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वैसा पूरी दुनिया में पहले कभी हुआ ही नहीं था। तो इसलिए बोला ऐसा युद्ध वापस ना हो, इसलिए क्या करा जाए, एक संगठन बनाया गया 1919 में, 1919 में एक संगठन बनाया गया, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन लीग ऑफ नेशन का काम यही था कि भैया ऐसा युद्ध वापस दुनिया में ना हो, इसलिए आपको क्या करना है कि सभी देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाना है, सभी देशों में आपको शांति को स्थापित करना है, और जहां पे कहीं झगड़े हो वहां पर लड़ाई को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि शांति से, पीस से, बातचीत से आपको जो समझौते हैं वो करवाने हैं। तो लीग ऑफ नेशन की 1919 में स्थापना हुई। 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना होने के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। तो जिस काम के लिए लीग ऑफ नेशन को बिठाया गया था उसमें फेल हो गया, क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर 1 से खतरनाक वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। खतरनाक स्थिति हुई, जितना प्रथम विश्व युद्ध खतरनाक था उससे बहुत ज्यादा गुना स्तरों पे द्वितीय विश्व युद्ध था। तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद बोला भैया तेरी तो सबसे पहले छुट्टी, तू किसी काम का नहीं है, तूने तो पहले वाले से भी खतरनाक हालत करवा दी है, तुझे इसलिए बिठाया था, इसलिए तुझे बनाया था कि प्रथम विश्व युद्ध जैसा युद्ध वापस ना हो। तो लीग ऑफ नेशन कह रहा होगा देखो पहले जैसा तो हुआ नहीं, उससे खतरनाक ही हुआ है, तो उससे खतरनाक युद्ध हुआ तो लीग ऑफ नेशन की छुट्टी कर दी गई। तो फिर भी ये माना तो जाता अंतरराष्ट्रीय संगठन की तो आवश्यकता है, तो एक नया अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया जाए, और इसलिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का
महत्वपूर्ण क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है, और ये लीग ऑफ नेशन की तुलना में कैसे बेहतर साबित हुआ, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण जो मैं हर बार बच्चों को देता हूं वो यही है कि 1945 से 1991 तक जो अमेरिका और यूएसए और यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो युद्ध चला, जिसको हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, तो उसको शीत युद्ध बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी भूमिका थी। नहीं तो ये यूएसए और यूएसएसआर में जो लड़ाई छिड़ी हुई थी, ये तीसरे विश्व युद्ध में हमें देखने को मिलती, परंतु उसको तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, इसको सिर्फ और सिर्फ शीत युद्ध बना करके रखा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बड़ी भूमिका रही, एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल हमें देखने को मिला है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ, कैसे घटनाक्रम में आता है, उसकी क्या महत्वता है, ये हम लोगों ने जान ली। पर इस संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा भी ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बात करी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, विश्व बैंक की, विश्व व्यापार संगठन की, स्वास्थ्य संगठन है, परमाणु ऊर्जा को लेकर के संगठन, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि हमें इन संगठनों की क्या आवश्यकता है, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। दिमाग में सवाल तो उठना चाहिए। अगर आज मान लीजिए कि मैं 4 पहिए की गाड़ी खरीदना चाहता हूं, 4 व्हीलर खरीदना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो दिमाग में सवाल यह आएगा ना कि भैया मुझे 4 व्हीलर की जरूरत क्या है, मुझे 4 व्हीलर की जरूरत क्या है। तो उसी प्रकार से जब हम इस अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं जो सारे देशों को एक साथ लेकर के चलने की बात कर रहा है, तो इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों की हमें आवश्यकता क्यों है। तो आइए वहीं से शुरू करते हैं अपन लोग कि अपन लोगों को अंतरराष्ट्रीय संगठनों की क्या आवश्यकता है, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। ठीक है, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए उसके मैं कारण आपको बताऊंगा, पर कारणों से पहले कुछ लोगों ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए इंपॉर्टेंट बात बोली है, पहले वो जान लेते हैं। उनकी बात को तराजू में रख करके तोलेंगे कि क्या सच में इतनी महत्वता है इन चीजों की, क्या सच में इन चीजों की इतनी महत्वता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं आज आपको बताता हूं कि पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है ना, ये बताने से पहले अगर मैं उस पॉलिटिकल साइंस की जीवन में इंपॉर्टेंस बता दूं तो आपका इंटरेस्ट बल्कि ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़नी चाहिए बेटा, देखो आप ये हो जाएगा ऐसा, ये इसकी जानकारी मिल जाएगी, इसकी जानकारी मिल जाएगी, इसकी जानकारी हो जाएगी। इन सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस कैसे इंटरेस्ट आता है। ये चीज अगर मैं उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बता दूंगा कि आपकी लाइफ में कैसे पॉलिटिकल साइंस इफेक्ट करेगी, तो आप बोलोगे मजा आ गया गुरुदेव, अब ये भी बताओ कि इसका जीवन में और क्या क्या काम आ सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं किसी ने कुछ कहा है वो, तो किसने कहा है, डेग हैमरगोल्ड, हैमरसोल्ड जो भी है ये ठीक है, ये है डेग हैमरगोल्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव रहे हुए हैं। ठीक है ना, अभी तक 9 महासचिव बन चुके हैं। महासचिव जनरल सेक्रेटरी संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना माना पहचाना चेहरा है। ठीक है, और दूसरे जो महासचिव बने हैं वो हैमरगोल्ड बने हैं। ये हैमरगोल्ड क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। तो डेग हैमरगोल्ड अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ, जो खुद एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उसकी इंपोर्टेंस को बताते हुए कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि यूं घुमाई और सारी समस्याएं समाप्त। अंतरराष्ट्रीय संगठन ऐसा नहीं है कि दुनिया को स्वर्ग बना देगा, कि कोई समस्या ही नहीं होगी, कोई झगड़ा ही नहीं होगा, 2 देश आपस में लड़ेंगे नहीं, ऐसा बोले बिल्कुल भी नहीं है। बोले संयुक्त राष्ट्र संघ या बाकी कोई भी अंतरराष्ट्रीय संगठन अगर बनाए जा रहे हैं तो क्यों बनाए जा रहे हैं, कि ये दुनिया नरक ना हो जाए, ये दुनिया नरक जैसी स्थिति में ना पहुंच जाए। हाँ, मानते हैं कि स्वर्ग ना पहुंचा सके पर नरक जैसी स्थिति भी नहीं होने देंगे, इसलिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है। तो ये क्या कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या क्यों आवश्यकता है, कि वो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो दुनिया है, उसको नरक होने से हमें बचाता है। दूसरी तरफ ये बिल्कुल अपने ही अंकल है, अंकल का नाम है शशि थरूर। ठीक है शशि थरूर जी है, इनकी इंग्लिश बच्चों बिल्कुल हाई लेवल की है ठीक है ना, प्रो, अल्ट्रा प्रो, कोई सा भी प्रो लगा लो, बहुत हाई लेवल की इंग्लिश है भैया अंकल की। नमस्कार अंकल। ठीक है ना, तो शशि थरूर जी बिल्कुल भारत के हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव रह चुके हैं। तो पहले ये सचिव रह चुके हैं सार्वजनिक सूचना और संचार के, ठीक है, वहां संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो इन्होंने क्या कहा था कि क्या ये बात बेहतर नहीं है कि ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हो और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाए, वनस्पति लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने को। तो ये बात कहते हैं कि बोले ऐसा अच्छी बात नहीं कि दुनिया में कोई एक ऐसा मंच हो, एक ऐसा स्थान हो जहां सारी दुनिया के जो देश हैं वो एक बात आकर के बैठे
और एक दूसरे का सर खाए कि तूने ये करा, तूने ये करा, तूने ये करा, वो करा। बोले एक दूसरे का सर खाना अच्छा है, किस चीज से? सर को कलम करने से, मतलब उसको सर को काटने से, युद्ध लड़ने से अच्छा है कि वो बैठ कर के बात करे। इसीलिए यहाँ पे शशि थरूर जी एक और बात कहते हैं कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल कहते थे कि वॉर जो इज बेटर देन वॉर। जो का मतलब क्या होता है? ये जबड़ा होता है जो का मतलब, इससे बोलते हैं हम लोग। तो बोले बातें किससे बेहतर है? युद्ध से बेहतर बातें हैं। ये विंस्टन चर्चिल का खतन था जो शशि थरूर जी ने यहाँ पे कोट करके भी बोला था। तो मतलब इन दोनों की बात सुने तो लगता है कि हाँ, ऐसा संगठन होना जरूरी है जो दुनिया को नर्क बनने से बचाए। ऐसा संगठन होना जरूरी है जो सारी दुनिया के देश एक मंच पर आकर के बैठ करके बात करे, वो उसकी कमी निकाले, वो उसकी कमी निकाले, और फिर कमियों से जो भी ठीक है उसकी समस्याओं के समाधान हो। अब हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? तो देखिए, सबसे पहला कारण तो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला कारण है युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं ये अंतरराष्ट्रीय संगठन। कहीं पर अगर युद्ध हो रहा है तो उसमें शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे, युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करेंगे। अंतरराष्ट्रीय संगठनों का मतलब है जो राष्ट्रों से मिलकर के बना है, जहां पर उस मंच पर, उस प्लेटफॉर्म पर सारे राष्ट्र एक साथ आकर करके बैठ रहे हैं, उस स्थान पर बैठ करके युद्ध को समाप्ति की बात करी जाएगी। कोई देश नहीं मानेगा तो उस पर सैंक्शंस लगाए जाएंगे कि साहब आज से आप पर ये बंद है, आपको ये नहीं मिलेगा विश्व से, इसकी मदद नहीं मिलेगी, इसकी मदद नहीं मिलेगी। युद्ध और शांति के मामलों में भी मदद करते हैं। देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, इसकी जगह वे विभेद के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं और शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। अब मनमुटाव किसके बीच में नहीं होता? घर परिवार में भी मनमुटाव होता है, आस पड़ोस में भी मनमुटाव होता है। तो इसी प्रकार से दो देशों के बीच में भी मनमुटाव होता है। वो और कुछ चाहते हैं, हम और कुछ चाहते हैं, वो और कुछ करना चाहते हैं, हम और कुछ करना चाहते हैं। तो क्या हर मनमुटाव पर, हर छोटी मोटी बात पर यूं बिल्कुल हथियार निकाल करके क्या लड़ना उचित होगा? बोले नहीं। तो बोले फिर कर क्या सकते हैं? बोला आओ एक जगह बैठ करके बात कर लो। क्योंकि हमेशा एक आइडियोलॉजी मान करके चलता हूं मैं, बात करने से बात बनती है बच्चों। जब तक बात करेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि कोई बात मन में छुपी हुई है? तो इसलिए बात करने से बात बनती है। तो बोले देशों को बात करने का जो अवसर दिया जाएगा वो अवसर संयुक्त राष्ट्र संघ देते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन देते हैं। वहां पर जिन देशों के बीच में मनमुटाव है वो आकर करके बैठे, बातचीत करे, चर्चा करे और अपनी समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए निकाले, हथियारों के जरिए नहीं। तीसरा, बीमारी। कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करे। देखो भैया, जब भी अब ये वाला शब्द आता है ना तो मुझे बच्चों को सबसे कम समझाना पड़ता है। क्यों सबसे कम समझाना पड़ता है? क्योंकि आप लोगों ने कोरोना महामारी जैसी महामारी को देखा है ना बच्चों। उसमें अब एक बात बताओ, अगर भारत सिर्फ अपने नागरिकों को टीके लगवा ले, वैक्सीनेशन लगवा ले, काफी है क्या? नहीं। क्या सिर्फ और सिर्फ अमेरिका अपने देश के लोगों को टीके लगवा ले काफी है क्या? नहीं भैया, वो बीमारी है वो पूरे विश्व में फैली हुई है। तो जरूरी क्या है कि पूरे विश्व में उसके टीकाकरण लगे, उसकी दवाइयां विश्व के हर व्यक्ति को मिले जिससे वो स्वस्थ हो जाए। फिर वो एक देश से दूसरे देश में आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कोई समस्या नहीं होगी। तो इन बीमारियों से निपटने के लिए भी क्या चाहिए? देशों के बीच में सहयोग होना चाहिए, देशों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। और वो सहयोग, वो कॉपरेशन होने के लिए जरूरी है कि ये सारे देश एक साथ हो, एक मंच पर हो। और वो मंच कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय संगठन होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे मंच होते हैं। फिर है ग्लोबल वार्मिंग, विश्वव्यापी तापवृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग या विश्वव्यापी तापवृद्धि क्या है? वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग या विश्वव्यापी जो तापवृद्धि है ये क्या होती है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। विश्वव्यापी तापवृद्धि मतलब जो हमारी पृथ्वी है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसके कारण जो जलवायु है हमारा जो क्लाइमेट है वो भी बदल रहा है। सर्दी के टाइम पे गर्मी हो रही है, गर्मी के टाइम बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने के कारण। अब ये ग्रीन हाउस गैस कौन सी खेत की मूली का नाम है गुरुदेव? ग्रीन हाउस गैस का मतलब है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, मिथेन का बढ़ना, इनका बढ़ना। तो ये सब बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? बोलो बढ़ रही है। तो इनको कम करना होगा। ग्रीन हाउस गैसेस CO2 जैसी बढ़ रही है तो क्या करें? बोले कम करना होगा। कैसे कम करना होगा? और ये बढ़ी तो बढ़ी कैसे? जनसंख्या बढ़ रही है, इन कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने वाले पेड़ पौधे हम उनको काट रहे हैं। जो CO2 बढ़ाने वाले थे, जो जनसंख्या वो बढ़ा रहे हैं। मतलब CO2 किससे बढ़ा? लोगों से बढ़ा, तो लोग तो बढ़ गए। और जो CO2 को कम करने वाले थे पेड़, उनको हमने काट दिया है।
तो अब क्या है कि भैया पूरा विश्व जब सब साथ मिलकर करके ग्लोबल वार्मिंग को हराने का प्रयास करेंगे तभी ग्लोबल वार्मिंग खत्म होगी, नहीं तो कैसे खत्म हो सकती है भैया? ठीक है ना, ऐसे तो खत्म होगी नहीं। कोई देश ये सोच ले कि चलो भैया मैं तो अपने अपने देश में पेड़ पौधे लगा लेता हूं, यहां की तरफ से ग्लोबल, उसका तो इफेक्ट पूरी दुनिया में ही होगा ना भाई, उसका तो इफेक्ट पूरी दुनिया में होगा। इसलिए पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर करके काम करना होगा, और एक साथ मिलकर के काम करेंगे तभी ऐसी जो पर्यावरणीय समस्या है उनसे भी सामना कर सकते हैं। लास्ट, शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। देखिए कोई भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना, अब अगर अंतरराष्ट्रीय संगठन है तो एक विश्वास है कि साहब वहां पर जाएंगे, हम हमारी शिकायत करेंगे और वहां से कोई समस्या का समाधान मिलेगा। मानवता की आशा का प्रतीक है कि हाँ भैया, मानवता की अगर कोई भी उम्मीद कहीं बची है तो वो अंतरराष्ट्रीय संगठन में। एक देश दूसरे देश के साथ गलत कर रहा है, दो देश किसी देश के साथ गलत कर रहे हैं, तो हर समस्या का समाधान अगर कहीं निकल सकता है तो कहां पर निकल सकता है? अंतरराष्ट्रीय संगठन में निकल सकता है। तो शांति और प्रगति, ठीक है, पीस भी होनी चाहिए और प्रोग्रेस भी होनी चाहिए बेटा, मतलब विकास भी होना चाहिए और शांति के साथ विकास होना चाहिए, और उसी के साथ जो मानवता की आशा है उसका प्रतीक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये कारण है जिनके कारण हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ती है। अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। पहले विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। ठीक है, तो पहला विश्व युद्ध हुआ था। यहां पे दो सवाल उठते हैं, पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918, ये पहला विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ, मतलब कब हुआ है? 1919 में, 1919 में लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ है। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ, न रोक सका। तो ये जो लीग ऑफ नेशन है ना, वो दूसरा विश्व युद्ध नहीं रोक सका, क्योंकि 1919 में इसको बना दिया था, उसके बावजूद भी 1939 टू 45 में दूसरा विश्व युद्ध हो रहा है, उसको नहीं रोक पाया। और सबसे भी बड़ी जो बात है वो ये है कि जो दूसरा विश्व युद्ध है वो कहीं ज्यादा लोगों को मारे गए और घायल हुए। मतलब प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में दूसरे विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, वर्ल्ड वॉर 2 में ज्यादा लोग मारे गए हैं, ज्यादा लोग घायल हुए हैं एज कंपेरिजन टू वर्ल्ड वॉर 1। उत्तराधिकारी, अब देखो, जब इसको इसलिए बनाया गया था कि वे प्रथम विश्व युद्ध जैसा ना हो, जब ये उस काम को सही से नहीं कर पाया तो कोई ना कोई तो उसका उत्तराधिकारी आएगा। मतलब इसको हटाना था, इसको खत्म कर दिया, अब इसको खत्म कर दिया तो ये वाली जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तो बोले कोई नया आए, तो वो उत्तराधिकारी है कि तो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ है। उत्तराधिकारी का मतलब ये होता है जैसे आज एक परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी संपत्ति का, उसकी जिम्मेदारियों का जो पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको उत्तराधिकारी कहा गया है। तो ऐसे ही जितनी भी जिम्मेदारियां लीग ऑफ नेशन की थी, अब लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ। जो लीग ऑफ नेशन ने गलतियां करी उनको सुधारने का काम किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। कितनी तारीख को हुई? 24 अक्टूबर को हुई। कितनी को हुई है? 24 अक्टूबर को हुई है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत है। तो 51 देशों ने मिलकर करके संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर, डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन कर दिए और एक शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ था, उसकी स्थापना कर दी थी। उद्देश्य क्या है? अब देखिए, ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन बना है इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। तो जो भी अंतरराष्ट्रीय झगड़े होते हैं, किसी दो देशों के बीच में, दो देशों के समूहों के बीच में, ग्रुपों के बीच में, किसी के भी बीच में होते हैं, तो उन झगड़ों को, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना है और राष्ट्रों के बीच में सहयोग बढ़ाना है। इस लड़ाई झगड़े को कम कर करके सहयोग बढ़ाना है। एक बार तो झगड़ा रोकना सो रोकना है, पर उसके बाद उन देशों के बीच में सहयोग भी बढ़े, कोऑपरेशन भी बढ़े। झगड़े की नौबत आनी ही नहीं चाहिए, यह भी इनका प्रयास है। पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाना है। देखो, अब अंतरराष्ट्रीय झगड़े को रोकना है, सहयोग की राह दिखाना है। देखो, कोई भी झगड़े हो रहे हैं ना, कुछ तो अपने जो हर देश के मुद्दे हैं वो होते ही हैं, उसके अलावा कुछ विकास भी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन करता है। अगर किसी देश का विकास नहीं होता, उनके पास अच्छे संसाधन नहीं होते, तो भी ऐसे देशों को दबाने का प्रयास कोई जो बड़ी ताकतें हैं वो करती हैं। तो इसलिए भी क्या है, पूरे विश्व में सामाजिक और आर्थिक विकास होना चाहिए। पूरे विश्व का सामाजिक और आर्थिक विकास हो, इसलिए सारे देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है कि जो विभिन्न देश हैं,
लगभग 193 कंट्रीज संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़ी हुई है, जो कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वो सभी इसी से जुड़े हुए हैं। तो सबको एक साथ लाकर ना, जिससे हम पूरे विश्व का सामाजिक आर्थिक विकास कर सके, राष्ट्रों के बीच में सहयोग बना सके, ये काम, ये उद्देश्य किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का है। 2011 सदस्य देशों की संख्या 193 थी, तो 193 मेंबर्स इसमें थे। 2011 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कितने सदस्य इसमें थे? 193 मेंबर्स इसमें थे। आम सभा के हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। देखिए अब क्या है, यहां पर दो सभाएं बच्चों, एक है आम सभा और एक है सुरक्षा परिषद, ठीक है ना। आम सभा या महासभा भी इसको बहुत सी बार कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ आम सभा या संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा। वहां पे 193 कंट्रीज है, तो 193 कंट्रीज बैठेंगी और हर का एक एक वोट होगा। मतलब मैंने कोई बात बोली, मैं भारत का प्रतिनिधित्व हूं कर रहा हूं वहां पे, तो हमने एक बात बोली, हमारा एक वोट, दूसरे ने बोला उसका एक वोट, सबको एक एक वोट मिला हुआ है। यह आम सभा है वहां की। फिर है सुरक्षा परिषद बच्चों, एक मैंने बोला ना, एक आम सभा या महासभा जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा या आम सभा बोलते हैं, और दूसरी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इस सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, मतलब ये परमानेंट है, ये जिंदगी भर रहेंगे, इनको कोई नहीं हटा पाएगा। कौन से है वो 5? अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस और चीन है। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। इन 5 के अलावा 10 जो है वो अस्थायी हैं बेटा, जो हर 2-2 साल में बदलते जाएंगे। स्थायी का मतलब क्या है? फेविकोल का मजबूत जोड़, टूटे से भी, तोड़े से भी ना टूटे, तो ये टूटेगा नहीं, ये हमेशा स्थायी है, फिक्स्ड है बेटा, और अस्थायी हर 2-2 साल में बदलते रहेंगे। तो ये 5 जो देश हैं ये सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, और इनके पास एक विशेष अधिकार है, जिस विशेषाधिकार को हम लोग क्या कहते हैं? वीटो कहते हैं। उस विशेषाधिकार को क्या कहा जाता है? निषेधाधिकार। निषेधाधिकार का मतलब है निषेध, मना करने का अधिकार है। मतलब ये टोटल यहां पर 15 लोग हैं, 5 तो ये देश हो गए और 10 अस्थायी हो गए। मान लीजिए 14 लोगों ने एक तरफ कोई बात बोल दी और इन 5 में से किसी एक देश ने अपने वीटो का प्रयोग कर लिया, तो उन 14 की बात पे पानी फिर जाएगा। मतलब उसने एक ने अपना निषेधाधिकार, मना करने का अधिकार प्रयोग कर लिया कि साहब मैं इस काम के खिलाफ बना, तो सब की बात खत्म। तो निषेधाधिकार, वीटो का स्पेशल पावर इन लोगों के पास है। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखा तो यही ताकतवर थे, तो इनको स्थायी सदस्य बना दिया गया। प्रधान प्रतिनिधि, अब आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सबसे जाना माना जो चेहरा देखने को मिलता है वो चेहरा है महासचिव का। मतलब सबसे बड़ी पोस्टों में से एक जो पोस्ट है वो है महासचिव की, जनरल सेक्रेटरी की। अभी वर्तमान में जो जनरल सेक्रेटरी है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। ये कहां के हैं? ये पुर्तगाल के हैं बेटा, पुर्तगाल देश है, वहां के हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के ये नौवे महासचिव बने हुए। जैसे डेग हेमरगोल्ड दूसरे महासचिव थे, ये 9वें महासचिव अभी बने हुए हैं। 1 जनवरी 2017 को इन्होंने पद संभाला, मतलब 1 जनवरी 2017 को ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बन गए। 1995 से 2002 तक ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो 1995 टू 2002 तक ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे। 2005 से 15 तक यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे। तो 2005 से 15 तक यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में ही एक ग्रुप है हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, उसके भी मेंबर रहे, अध्यक्ष रहे। मतलब पहले भी ये संयुक्त राष्ट्र संघ में अच्छी पोस्टों पर रह चुके हैं। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां। अब क्या है? सामाजिक मुद्दों, आर्थिक मुद्दों, इनसे निपटने के लिए, इन समस्याओं का सामना करने के लिए, इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कई एजेंसियां बना रखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम आपने कोरोना में बहुत सी बार सुना होगा कि WHO ने ये रिपोर्ट जारी करी है। WHO ने कहा है कि सैनिटाइजर यूज किया जाए, WHO ने कहा है कि मास्क इतनी देर के लिए प्रयोग करें फिर मास्क को हटा दें, आइसोलेशन ये करना है, वो करना है, अलाना फलाना, जो भी बहुत सारी बातें WHO ने कही थी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इन्हीं की ही एक एजेंसी है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम जिसको हम लोग क्या कहते हैं? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद करिएगा कक्षा 10 में अर्थशास्त्र का अध्याय 1 विकास, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ मानव विकास रिपोर्ट निकालता है, जिसमें वो आधार किसको मानता है? स्वास्थ्य को, शिक्षा को और आय को आधार मानता है।
उसके अलावा है संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग तो मानवाधिकार आयोग के लिए काम करने वाला है, मानव के अधिकारों के लिए काम करने वाला ये संगठन है। फिर है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग। शरणार्थियों का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो एक देश छोड़कर के दूसरे देश में चले जाते हैं मजबूरन, जैसे अगर वहां पे उनके देश में युद्ध हो गया तो उनको मजबूरन भगा दिया गया हो, और किसी कारण से भी वो जा रहे हैं, मतलब मजबूरी से छोड़ करके जा रहे हैं, अपनी इच्छा से अपने देश को नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? शरणार्थी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष तो बच्चों के लिए है, यूनिसेफ इसको कहा जाता है। एंड द लास्ट एंड द फाइनल संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। तो जैसे आपने सुना होगा कि हमारे भारत की वो स्थान, हमारे भारत का वो प्लेस है ना, यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब पूरे विश्व में आप कह सकते हैं गौरवान्वित वाली जो चीज है, जो काफी समय से है और उसका कुछ यूनिकनेस है, उसको रिकॉर्ड करने का काम इनका रहता है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारे भारत के काफी स्थल है। तो ये अलग अलग एजेंसियां बना रखी है। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। अब देखिए, कोई भी संगठन हो बेटा, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समुदाय हो, और या चाहे कोई भी संगठन हो, परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। अगर आप खुद में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप धाराशायी हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में भी शीत युद्ध के बाद सुधार होना बड़ा आवश्यक था, चेंजेस होना बहुत जरूरी था। तो शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। संगठन की बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार। दो प्रकार के सुधारों की मांग बार बार उठी है। शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद क्या क्या प्रभाव देखने को मिले वो भी आगे अपन चर्चा करेंगे, जैसे कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, पूरे दुनिया में एक ही महाशक्ति बची है, इस प्रकार की बातें हुई हैं। ठीक है, तो पर किन किन सुधारों की चर्चा यहाँ पे करी जा रही है? पहले संगठन की बनावट और प्रक्रिया है, और दूसरा क्या है? इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। मतलब संगठन की बनावट किस प्रकार से हो, मतलब कितने सदस्य होने चाहिए सुरक्षा परिषद में, ठीक है, उनका प्रोसीजर, काम करने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। एक तो ये सुधार कि इनमें सुधार करा जाए। सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठाया गया है वो है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, और इसका समर्थन भारत भी करता है। भारत खुद भी स्थायी सदस्य बनना चाहता है, जिसके लिए भारत बिल्कुल 100% एप्लीकेबल है। भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। जो मापदंड संयुक्त राष्ट्र संघ की नजर में है वो सारे मापदंडों पर भारत बिल्कुल 110% खरा उतरता है, तो इसलिए भारत को सीट मिलनी चाहिए। तो वहां की संगठन की बनावट प्रक्रियाओं में सुधार के लिए और संयुक्त राष्ट्र संघ क्या क्या कर सकता है, उन मुद्दों पर भी ध्यान रखते हुए उनमें भी सुधार की बात होनी चाहिए। सबसे पहला तो यहां पर है सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर, कि सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर जैसे मैंने आपको कहा कि वहां का सुरक्षा परिषद का दायरा बढ़ा है, काम बढ़ा है। अब 1945 के समय ठीक है 5 देश थे तो इनको आपने सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया, बट अब तो शीत युद्ध के बाद स्थितियां बदली हैं, काफी देश नए उभरे हैं, काफी देशों ने इन 40-45 सालों में और भी तरक्की करी होंगी, तो उनका भी नाम लिया जाए। स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, खास तौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। तो स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, खास करके एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से। देखो स्थायी कितने हैं? 5 है और 1965 तक है ना बेटा, 1965 तक टोटल 11 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है ना, 11 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें से 5 स्थायी और 6 अस्थायी। और जो 4 है ना, अब 1965 में और 4 बढ़ा दिए, पर जो चारों हैं वो अस्थायी के बढ़ाए गए हैं, स्थायी की संख्या नहीं बढ़ाई गई। तो पहला तो मुद्दा स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़े। दूसरी बात ये बोली भाई, खास करके अगर संख्या बढ़ानी है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की, तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से तो बढ़ाइए ही बढ़ाइए। क्यों बढ़ाइए? क्योंकि बोला ये 2 महाद्वीप ऐसे हैं जहां से एक भी देश स्थायी सदस्यों में नहीं है। क्योंकि अगर मैं 5 देशों की बात करता हूं तो आप देखेंगे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे, उसके अलावा मैं बात करूं एशिया की, तो एशिया से 2 देश हैं बेटा, एशिया से 2 देश हैं। कौन कौन से हैं? चाइना एशिया से, और रशिया का काफी भाग एशिया में, तो मुझे एशिया में काउंट करके चल रहा है। और यूरोप से भी 2 हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। पर अफ्रीका से कोई नहीं है, दक्षिण अमेरिका से कोई नहीं है। तो इन 2 से सबसे पहले बढ़नी चाहिए, क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व वहां नहीं हो रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद जो कि मुख्य भूमिका निभा रही है वहां के निर्माण में, वहां के कामकाज में, और उसमें इन 2 बड़े महाद्वीपों का बिल्कुल भी रोल नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सबसे पहले अगर भागीदारी हो तो इनकी बढ़ाई जानी चाहिए। अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। तो ये वाले जो सुधार है ना
ये वाला सुधार कौन चाहते हैं? विकासशील जो देश है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो ऐसा सुधार चाहती है, क्योंकि उनको यह है कि भैया स्थायी जो है, स्थायी सदस्य हैं, उनमें जो ज्यादा दबदबा है वो विकसित देशों का है, डेवलप्ड कंट्रीज का है। वो उसी हिसाब से विचार करते हैं, उसी हिसाब से सारे कामकाज करवाते हैं। तो विकासशील देश ये चाहते हैं। पर जो अमेरिका हो गया, यूरोप के जो देश हो गए, जो विकसित देश हैं, वो क्या चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बजट की प्रक्रिया है ना, और उसके प्रशासन में सुधार आना चाहिए, क्योंकि अब जो बजट में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो यूरोप के देशों का और अमेरिका जैसे देशों का है। तो वो चाहते हैं कि इसमें कोई बदलाव होना चाहिए, इसमें चेंज होना चाहिए। तो संगठन की बनावट और प्रक्रिया में विकासशील देशों का मुद्दा और है और विकसित देशों का मुद्दा और कुछ है। अब देखिए इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले, न्यायाधिकार का मतलब है इनके अधिकार क्षेत्र में क्या है, इनको क्या करना चाहिए, क्या ज्यादा से ज्यादा इस फोकस ये लोग करें। कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में बड़ी भूमिका निभाए। अब कुछ देश और कुछ विशेषज्ञ तो ये चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, शांति और सुरक्षा से जो जुड़े हुए मिशन हैं, जहां पे शांति की बात है, सुरक्षा की बात है, वहां पे अपना इन्वॉल्वमेंट संयुक्त राष्ट्र संघ को बढ़ाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना चाहिए। दूसरी तरफ जो विकासशील देश हैं वो क्या चाहते हैं, विकास तथा मानवीय भलाई के कामों में भी अपना काम करना चाहिए। सिर्फ ये शांति सुरक्षा पर ही फोकस ना करे। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी जो विकासशील देश है ना, उनका तो लड़ाई झगड़ा करना ये तो सब बात की बात है, उनका तो मुद्दा है ही नहीं। लड़ाई झगड़ा तो ये यूरोप के देश, अमेरिका, इनके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो इसलिए सबसे हमारे लिए जो विकासशील देश है उनके लिए सबसे पहले मुद्दे क्या है, हमारा सामाजिक विकास हो, हमारा आर्थिक विकास हो, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होगा तब फिर बाद में युद्ध की तो बात की। तो इसलिए विकासशील देश जो ज्यादा जोर दे रहे हैं वो विकास पर, डेवलपमेंट पर जोर दे रहे हैं। मानवीय भलाई के जो काम है उन पर जोर दे रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन को मानवीय भलाई वाले काम करने चाहिए, विकास वाले काम करने चाहिए। जैसे स्वास्थ्य पे फोकस करना चाहिए, शिक्षा पे फोकस करना चाहिए, पर्यावरण पे फोकस करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण पे फोकस करना चाहिए, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय, सामाजिक न्याय तक सीमित रखे। तो इन चीजों पे काम करे, पर्यावरण को सुधारने पे, स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर बनाने पे, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के कोई उपाय हो, मानवाधिकार जो लिंगगत न्याय है इनमें हो, सामाजिक न्याय हो, इन चीजों पे काम संयुक्त राष्ट्र संघ को करना चाहिए। 1991 से आए बदलावों में से कुछ निम्नलिखित है। अब 1991 से कुछ जो बदलाव आए हैं वो ऐसा है। 1991 से जो बदलाव आए हैं वो क्या है, 1991 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या हमने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई इसलिए महत्वपूर्ण है, वो बात तो एक है ही। पर इसके सबसे बड़ी बात है वो ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में बना और उसके बाद से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। पर 1991 में 1991 में शीत युद्ध का अंत होता है और सोवियत संघ का विघटन होता है। तो सोवियत संघ का विघटन यह दर्शाता है कि अब पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही महाशक्ति थी, एक ही ताकत थी, तो और वो थी अमेरिका। तो अब उस 1991 में शीत युद्ध के अंत से क्या क्या बदलाव देखने को हमें पूरी दुनिया पे मिलते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला सोवियत संघ बिखर गया। वह सोवियत संघ बिखर गया जो 1929 की महामंदी में, जब अमेरिका की स्थिति टाइट हो चुकी थी पर सोवियत संघ में पत्ता भी नहीं हिला, वो सोवियत संघ टूट चुका था। वह सोवियत संघ टूट चुका था जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं समाजवाद को फैला दिया था उसने। वह सोवियत संघ टूट चुका था जिसने अमेरिका को भी मजबूर कर दिया था कि तुम्हें भी थोड़ी बहुत तो समाजवाद की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। वह सोवियत संघ टूट चुका था जो कहीं ना कहीं समाजवाद के विचारों को हर देश में पहुंचाने का काम कर रहा था। तो सोवियत संघ का विघटन होता है, टूट जाता है। 15 राष्ट्रों से बना एक संगठन टूट गया और टूटते ही कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक मिसाल गई कि सबसे बेस्ट आइडियोलॉजी अगर कोई है तो पूंजीवाद है, समाजवाद नहीं। अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर, जब एक जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हार गया तो फिर अकेला बचा, तो अपनी ही शेयर है तो अमेरिका बोले भैया मैं ही शेयर हूं, मैं ही सबसे ताकतवर हूं। तो सबसे ज्यादा ताकतवर कौन रहा, अमेरिका। तो पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति रही, वो थी अमेरिका। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक ध्रुवीय विश्व कहते हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं। और जब तक इन दो के बीच में मुकाबला था तो हमने क्या कहा था, दो ध्रुवीय विश्व की शक्ति दो देशों के पास है, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। और जब बहुत सारे देशों के पास होती है तो हम बहुध्रुवीय विश्व कहते हैं। रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक थे। तो पहले जहां पर जो सोवियत संघ का जो सबसे बड़ा देश था रूस, जो कि बाद में अलग हो चुका है, टूट चुका है, उस रूस और अमेरिका के बीच में संबंध अब कहीं ज्यादा सहयोगात्मक है, कहीं ज्यादा अच्छे हैं। पहले तो दोनों के बीच में डिशुम लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है, दोनों के बीच में व्यापार हो रहा है, दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत हो रही है।
चीन और भारत बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे थे। चीन और भारत जो है एक तेजी से एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहे थे। 1978 में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोल लिया था। उन्होंने अपने देश में उदारीकरण, वैश्वीकरण जैसी नीतियों को अपनाया था। फिर 1991 में हम लोगों ने भी अपना लिया था। तो हम दोनों ही ये जो देश है चीन और भारत बड़ी तेजी से आर्थिक अर्थव्यवस्था में भागीदारी निभा रहे थे और बड़ी शक्तियों के रूप में उभर रहे थे। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही थी। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा तेजी से एशिया की जो अर्थव्यवस्था है, देश है, वो तरक्की कर रहे थे। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए। तो जो देश यहां से बिखरे थे, अलग हुए थे, अब वो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में और मेंबर्स जुड़ गए हैं, नए मेंबर्स जुड़ गए हैं। ये देश सोवियत संघ से आजाद हुए देश हैं अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। तो या तो ये सोवियत संघ से आजाद हुए हुए देश हैं अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। मतलब जो कि पूर्वी यूरोप के थे, जो कि सोवियत संघ के कंट्रोल में थे, वो वाले देश हैं जो अब संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ चुके हैं। विश्व के सामने अब कुछ नई चुनौतियां भी थी। 1991 1991 के बाद देखें तो कुछ नई चुनौतियां भी थी। वो नई चुनौतियां, चैलेंजेस क्या क्या थे बच्चों? जनसंहार। अब क्या हो रहा था? जनसंहार। जनसंहार का मतलब क्या होता है? भारी संख्या में लोगों को मार दिया जाना, ये जनसंहार है। गृह युद्ध, जब देश के अंदर ही दो समुदाय इस प्रकार से लड़ने लग जाए कि वो युद्ध जैसा लगे तो उसको गृह युद्ध कहा जाता है। जातीय संघर्ष। जातीय संघर्ष का मतलब है देश में किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक विभाजन हो और उसमें कोई संघर्ष हो रहा है वो। आतंकवाद। परमाणुविक प्रसार। परमाणुविक प्रसार मतलब जो परमाणु बम है इनका प्रसार हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा देश बना रहे थे। जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा था। पर्यावरण की हानि हो रही थी और बड़ी बड़ी महामारियां अब हमारा इंतजार कर रही थी। तो ये चुनौतियां सामने थी संयुक्त राष्ट्र संघ के 1991 के बाद। तो 1991 के बाद क्या क्या बदलाव हमें पूरे विश्व में देखने को मिलते हैं वो ये है। सोवियत संघ टूट गया, अमेरिका ताकतवर रह गया, रूस अमेरिका के संबंध अच्छे हो गए, चीन भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, एशिया में काफी तरक्की हो रही थी, अनेक संयुक्त राष्ट्र संघ के में देश शामिल हुए और कुछ नई चुनौतियां हमारे पूरे विश्व के सामने थी। उसके बाद आ जाते हैं प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना कि भैया बनावट में, प्रक्रिया में और उसके न्याय अधिकार में बदलाव होने चाहिए। तो अब प्रक्रिया और ढांचों जो है उसमें क्या सुधार हुए हैं? सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। तो सन 1992 में एक प्रस्ताव, एक रिजोल्यूशन रखा गया आम सभा में और वो स्वीकृत हुआ कि उस पर चर्चा की जाएगी। प्रस्ताव का मतलब एक प्रकार से ऐसा है जैसे हमारे देश में लोकसभा राज्यसभा में बिल रखा जाता है कि ऐसा इस पर चर्चा हो, इसको कानून बनाने के लिए। तो ऐसा ही वहां पर आम सभा में रखा गया जहां पर 193 देश जुड़े हुए हैं और सभी देशों का एक वोट हुआ करता है। तो उसमें 3 मुख्य शिकायतें थी। क्या क्या थी बच्चों? पहली मुख्य शिकायत यह थी कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता है। तो सुरक्षा परिषद अब जो राजनीतिक वास्तविकता है, मतलब जो रियलिटी है ना, अब उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। नुमाइंदगी का मतलब क्या है? जो रियलिटी है उसको नहीं दिखाया जा रहा है। तो भैया अब 1991 के बाद स्थितियां बदली हैं और बड़े बदलाव आए हैं। तो क्या अभी भी सुरक्षा परिषद में वही 5 ताकतवर देश है पूरी दुनिया में और कोई नहीं है? तो फिर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही दबदबा क्यों? इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्य और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। और यहां पे यह भी माना गया कि ये कोई भी फैसला लेता है संयुक्त राष्ट्र संघ तो वो पश्चिमी मूल्य, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उनकी जो वैल्यूज है, उनके आइडियाज है, उसके हिसाब से लेता है। उनको जो फायदा होता है पश्चिम के देशों का मतलब है यूरोप के देश, अमेरिका, इनको जो फायदा होता है उनके फायदे के अनुसार यहां पे फैसले लिए जाते हैं। उन देशों का दबदबा इन पर है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। बोले जो सुरक्षा परिषद है वो भेदभाव कर रही है, अब बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। जैसे मैंने बताया अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से तो एक भी देश नहीं है। और क्या इतने सालों में स्थितियां विश्व की नहीं बदली? क्या ये सिर्फ 5 ही देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने रहेंगे क्या? तो ये बड़ी 3 बातें, 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र 1992 1992 के आम सभा के एक प्रस्ताव में होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराया जाए। अब इन सुधार जो थे, इनकी मांग बढ़ती गई कि साहब सुधार होने चाहिए, सुधार होने चाहिए, सुधार होने चाहिए। तो 1997 में जो उस समय के महासचिव थे कोफी अन्नान, उनकी जांच शुरू करवाई और बोला कैसे सुधार किया जाए, कैसे ये जो सुधार है उनको कराया जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए कि सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी
सदस्यता के लिए मापदंड कि ये उस देश में हो रहा तो उसको क्या सुरक्षा परिषद का स्थायी या अस्थायी सदस्य बना दिया जाना चाहिए। देखिए अब क्या क्या है वो देखिए। सुझाव आए कि एक नए सदस्य को, ठीक है, नए सदस्य अगर किसी को बनना है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला, बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। अगर किसी देश को स्थायी सदस्य बनना है या अस्थायी, अपन एक बार फोकस करते हैं स्थायी सदस्य के लिए, ठीक है, तो वो बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। अब बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, कितनी बड़ी, उसकी कितनी जीडीपी होनी चाहिए जिससे कि भैया वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाएगा, या अस्थायी सदस्य के लिए कितना होना चाहिए। ये जो मापदंड यहां पे सुझाए गए हैं ये सारे आधे अधूरे हैं। कितनी बड़ी आर्थिक ताकत हो, और अगर मान लीजिए हमने ये गोल सेट कर लिया कि 20% अगर जीडीपी में योगदान होगा, 20% या मान लीजिए 5% अगर जीडीपी है किसी देश की, तो उनको सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में बिठा दिया जाएगा। या ये जो टॉप 5 कंट्री है, जो टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमियां रहेंगी, उनको सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दे दी जाएगी। कुछ तो फिक्स होना चाहिए, पर नहीं। बड़ी आर्थिक ताकत, कितनी बड़ी आर्थिक ताकत, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। फिर वापस सवाल, कितनी बड़ी सैन्य ताकत, कितने सेना में कितने सोल्जर्स हो, कितने हथियार, कितने वेपन्स हमारे पास हो कि हमें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्यता किसी देश को मिल जाए। और दूसरी बात यह भी है कि अगर सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया गया है, वो शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया है, वो पूरे देशों में, पूरे विश्व में शांति स्थापित करने, सहयोग बनाने के लिए बनाया गया है, और वो ये मापदंड देता है कि बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। कहां सेना की आवश्यकता पड़ी शांति स्थापित करने में, तो कैसे बड़ी सैन्य ताकत। तो फिर इस हिसाब से जापान तो कभी नहीं आ सकता सुरक्षा परिषद में। उसने तो अपनी सेना को बिल्कुल ना के बराबर कर रखा है। बिल्कुल वो जो वहां के आर्टिकल 9 थे, वो शांति का संविधान कहा जाता है जापान के संविधान को। तो ये पॉइंट। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज्यादा हो। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान ज्यादा हो, कितना ज्यादा हो, कितना % कंट्रीब्यूशन कोई देश करे जिससे कि हमें सीट मिल जाए, स्थायी सदस्य की, अस्थायी सदस्य की, कितना, बहुत ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए भाई। आज मान लीजिए मैं रेलवे में, ट्रेन में चढ़ गया, मेरे पास टिकट नहीं है, टीटी आया, बोले टिकट में सर सॉरी जल्दबाजी में था, मेरे पास टिकट नहीं है, और आप मेरा है ना चालान कर दीजिए और मुझे एक सीट दे दीजिए सर अगर खाली है तो उसने बोला भैया बहुत पेमेंट करना पड़ेगा तुझे। मैंने, कितना सर? नहीं बहुत ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा तभी सीट मिलेगी। तो मैंने बोला सर बताओ तो सही कितना। अरे भाई तुझे बहुत पेमेंट करना पड़ेगा। अरे बहुत क्या होता है। वो मुझे बोले हाँ भैया 100 रुपए दे दो और 300 में सीट दे देता हूँ, 400 रुपए दे दो मैं आपको सीट दिला देता हूँ। तो है ना, तो भैया कितना, यही सवाल यहाँ पे। आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो। हाँ? एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होती है, तो उस लिहाज से आबादी के रूप में बड़ा राष्ट्र, तो फिर इस हिसाब से तो भारत और चीन को तो 100% ही स्थायी सदस्यता मिल जानी चाहिए, क्योंकि भारत और चीन तो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश है और भारत तो अब चीन से भी ज्यादा है, तो चीन से पहले प्राथमिकता भारत को स्थायी सदस्यता में मिलनी चाहिए। फिर है ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। मैं आपको एक बात कहता हूं, बड़े गर्व के साथ कहता हूं, ये जो आखिरी के जो 2 पॉइंट है, बड़े गर्व के साथ कहता हूं, ऊपर के किसी भी पॉइंट में चर्चा हो या ना हो, बट पूरी दुनिया में मैं सीना ठोक करके गर्व से कहना चाहता हूं कि अगर ये आधार है ना कि लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, तो भैया पूरी दुनिया में अगर सबसे पहला नाम आना चाहिए ना, तो वो भारत का आना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल लोकतंत्र अगर किसी देश में है तो वो भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा मानव अधिकारों का सम्मान हो रहा है तो वो इंडिया में हो रहा है। हर वर्ग को, हर व्यक्ति का ध्यान रखा जा रहा है। किसी की भाषा बोलने वाले व्यक्ति नहीं है तो उनकी भाषा सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, संरक्षित कर रही है, लोगों को सिखा रही है कि भाषा कल को खत्म ना हो जाए। तो मानव अधिकारों का सम्मान करना सीखना है, भारत से सीखे। लोकतंत्र को बचा करके रखना, लोकतंत्र के आदर्शों पर चलना सीखे तो भारत से सीखे। तो अगर इसको आधार बनाया जाता तो भैया सबसे पहला नाम तो स्थायी सदस्यता में है, वो भारत का है। और किसी देश में लोकतंत्र की बात इतनी नहीं जितनी हमारे भारत में हो रही है। हर 5 साल पे लगातार बैक टू बैक हमारे चुनाव हो रहे हैं, लोग मतदान कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, अपनी मन पसंदीदा सरकारों को चुन रहे हैं और पहले की या पुरानी सरकारों को जिन्होंने काम नहीं करा उनको हटा रहे हैं। ये लोकतंत्र है। ये देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करे। विविधता, डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता भारत से ज्यादा किसी देश में है क्या?
न जाने कितनी ही भाषा बोलने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। आप उत्तर से दक्षिण में जाएंगे, पता नहीं कितनी बार आपको अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग देखने को मिलेंगे। पूर्व से पश्चिम में जाएंगे, कितनी ही संस्कृति को मानने वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो जितनी विविधता है, जितनी डाइवर्सिटी हमारे देश में है, उतनी तो कहीं नहीं है। तो भैया फिर इस बात पर तो फिर हम सीना ठोक करके, ताल ठोक करके कहते हैं कि भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए। ये विविधता ही तो भारत की जान है, ये विविधता ही तो शान है। पूरी दुनिया जो विविधता है उसको एक समस्या समझती थी। अरे भारत ने बोला, अरे बेवकूफो, विविधता तो समस्या नहीं, विविधता तो शान है। बोले जैसे खाने में 4 डिश अलग अलग हो तो मजा आया नहीं आएगा? बोले मजा आएगा। तो बोले देश में भी अलग अलग संस्कृति को, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग हो तो ये तो ताकत है भाई, ये तो हमारी ताकत है। और इसीलिए तो जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे विविधताओं में एकता, अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब एक हैं, यही भारत की पहचान है। तो इस आधार पर तो भैया फिर भारत को 100% और जन्मों जन्मों युगों युगों तक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता मिली जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। इसी से जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का भी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार, वीटो पावर खत्म होना चाहिए। अब कुछ यह भी कहा गया कि जो 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार दिया गया है, जो वीटो पावर दिया गया है, वो खत्म होना चाहिए। बोला ये जो निषेधाधिकार है ना, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि लोकतंत्र तो ये इस बात को वजन देता है कि 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। तो यहां पर भी हर कंट्री 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए। इनको एक स्पेशल पावर देकर करके ये दर्शाया जा रहा है साहब पूरी दुनिया में ये खास है, बाकी सब तुम एक तरफ और ये बाकी एक तरफ। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जो मूल्य है उनका हनन हो रहा है, लोकतंत्र के मूल्यों को दबाया जा रहा है, जो कि गलत बात है। दूसरी बात ये भी कही जाती है, बोले ये संप्रभुता वाले गुण नहीं है भैया। संप्रभुता मतलब सोवरेन, हर देश अपने में आजाद है, वो चाहे जैसा करना चाहे, पर इनको आप स्पेशल पावर देकर के पूरी दुनिया पर आप इनका दबदबा बनवा रहे हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद में 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। तो 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनको मुख्य फायदा क्या है? एक तो उनकी सदस्यता स्थायी होगी, मतलब परमानेंट रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। और दूसरा, उन्हें किसका अधिकार था? वीटो का अधिकार था, निषेधाधिकार उनके पास था। ये 2 उनके पास स्पेशल पावर है। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। तो अस्थायी सदस्यों को 2 वर्षों के लिए, 2 सालों के लिए चुना जाएगा और उसके बाद फिर नए सदस्य आएंगे। कोई देश वापस अस्थायी सदस्य का मेंबर बन सकता है, पर यह बात ध्यान रखनी है, जैसे कोई ये एक्स कंट्री है, इसने भी 2 साल का टेन्योर पूरा करा है, ये वापस नहीं आ सकता। पर जैसे मान लीजिए अब यहां पे 2 साल वाई आ गया है, उसके बाद वापस आ सकता है एक्स, मतलब एक बीच में आपको गैप छोड़ना पड़ेगा। 2 साल बन गए, फिर 2 साल का गैप छोड़ना पड़ेगा, फिर आप वापस बन सकते हैं। मतलब बैक टू बैक नहीं हो सकता, लगातार नहीं हो सकता, पर बीच में गैप लेकर के आ सकते हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके, और अस्थायी सदस्यों को इस प्रकार से लिया जाता है जिससे कि विश्व के जितने भी जो महाद्वीप है उन सबका प्रतिनिधित्व हो सके। अफ्रीका का भी ध्यान होगा, दक्षिण अमेरिका का भी होगा, उत्तरी अमेरिका का भी होगा, एशिया का भी होगा, यूरोप का भी होगा, सबका प्रतिनिधित्व वहां पर हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यह है कि इन लोगों को, अस्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार जो है, वीटो का जो पावर है वो नहीं है, मना करने का अधिकार इनके पास नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है, हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार होता है। तो सुरक्षा परिषद में भी जो फैसला होगा वो मतदान के जरिए होगा, मतलब 15 वोट होंगे, ठीक है। पर इन सबके पास 15 वोट तो है, पर जो 5 वो देश है उनके पास ये तो वोट, हाँ भाई आप हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, इसमें इनके पास है कि तो मना कर दो और सारा खेल खत्म हो जाए, ठीक है। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है, भले ही अन्य स्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो। मैं क्या कह रहा हूं आपको, अगर 14 सदस्य बोल दे कि हाँ ये काम होना चाहिए, पर उन 5 में से एक सदस्य ने ये कह दिया कि नहीं मैं वीटो का प्रयोग करता हूं, इन 14 के 14 सदस्यों को खेल खत्म। उन 5 के पास में से ये पावर है कि वो किसी भी चीज पर रोक लगवा सकते हैं।
वो चाहे जिस चीज को नहीं, साहब ये काम नहीं होगा, हम वीटो का प्रयोग करते हैं, निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के ये जो निषेधाधिकार है, वीटो है, इसको समाप्त करने की भी मांग बार बार में उठती है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की एक तस्वीर आपको दिखाई है। इस बात का खतरा है कि वीटो न हो तो सन 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे, इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनके जुड़वा अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावकारी न रह जाए। इस बात का यह खतरा है कि अगर वीटो नहीं रहा तो सन 1945 के समान, जैसे अगर मान लो वीटो खत्म कर दिया तो 1945 के समान ताकतवर देशों की संयुक्त राष्ट्र संघ में दिलचस्पी नहीं रहेगी, क्योंकि देखो ये ताकतवर है तो इनको तो ऐसे किसी की जरूरत है नहीं। तो ये सोचेंगे यार देखो पहले तो क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ा सा दबदबा था, वीटो मिलता था, थोड़ी बढ़िया मनवार होती थी, जाते थे हो साहब स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं। बट अब वो वाली बात तो है नहीं, तो छोड़ो, रहने दो, संयुक्त राष्ट्र संघ छोड़ देंगे। और ये जैसे अमेरिका हो गया, ये देश हो गए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ छोड़ देंगे, ये बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ देंगे, तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में बचेगा कौन? इन बड़ों को एक प्रकार से एक लालच सा देकर के बिठा रखा, तुम बैठ जाओ, तुम लड़ना मत, देखो तो तुम्हारी बात सुनते, तुम्हें स्पेशल पावर देखा ना यार, फिर भी तुम लड़ते हो, फिर भी बात नहीं मान, लड़ो, बैठ जाओ। तो अगर कल को उनसे वो स्पेशल पावर छीन लिया गया तो फिर क्या होगा? फिर तो वो लड़ेंगे, फिर तो वो झगड़ा करेंगे और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का भी लीग ऑफ नेशन की तरह पतन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये एक डर रहता है कि अगर इनसे वीटो छीन लिया गया तो वो कल को अपनी मर्जी से ही काम करेंगे सारे ये विकसित देश या ये पांचों स्थायी सदस्य। अब देखिए यहां पर एक आपको टेबल दिखा रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में कितना कितना कंट्रीब्यूशन हर देश देता है 2019 के हिसाब से। संयुक्त राज्य अमेरिका 22% दे रहा है, मतलब 100 रुपए में से 22 रुपए अमेरिका दे रहा है, 12 रुपए चीन भरता है, फिर तीसरे नंबर पे जापान 8.5 रुपए, चौथे नंबर पे जर्मनी 6 रुपए, यूके 4.5। देखो रुपए में नहीं हो रहा पेमेंट, ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्रतिशत है, इसलिए मैं आपको 22%, 12%, 8.5%, 6%, 4.5। फिर फ्रांस है 6th नंबर पे 4.4, इटली 3.3, ब्राजील 2.9, कनाडा 2.7, रूस 2.4। देखिए अब एक बात सोचिए आप, फर्स्ट पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, इसके बाद यूके 5वें पर है, ठीक है, फ्रांस 6ठे पर और रूस 10वें पर है। अरे तो भाई ये कंट्रीब्यूशन में तो ये खुद ही नीचे आ रहे हैं। इन यूके, फ्रांस और रूस से तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन जापान और जर्मनी कर रहा है, इनको दो ना फिर इस सदस्यता है, और रूस से तो इटली, ब्राजील, कनाडा भी ज्यादा कर रहे हैं। फिर उसके बाद 11वें नंबर पे है दक्षिण कोरिया 2.2, ऑस्ट्रेलिया 2.2, स्पेन 2.1, तुर्की 1.3, नीदरलैंड 1.3, मैक्सिको 1.2, सऊदी अरब 1.1, स्विट्जरलैंड 1.1, अर्जेंटीना 0.9, स्वीडन 0.9 और 21वें नंबर पर है भारत 0.8% जो है योगदान भारत देता है। पर भारत नियमित रूप से अपना लगातार बजट में योगदान दे रहा है। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। अब भी हम लोगों ने एक जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बनावट है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी सुधार की चर्चा कर ली। अब जो संयुक्त राष्ट्र का न्यायाधिकार है, न्यायाधिकार का मतलब क्या होता है कि जो उनका क्षेत्र अधिकार है कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं, उनका क्या दायरा है, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अपन लोगों ने बात करी ना कि जो सुधार है वो दो प्रकार के सुधार चाहिए, एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ में बनावट की और उसकी प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, और दूसरा न्यायाधिकार का है। और इस न्यायाधिकार में भी जो विकसित और विकासशील जो देश है उन दोनों के अलग अलग विचार हैं, दोनों की अलग अलग सोच है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में इकट्ठे हुए। तो जब इनके 60 साल पूरे हो गए तो 1945 में स्थापित हुआ था, और इसमें जब आप 60 साल जोड़ दोगे तो 2005 आएगा। तो 2005 के सितंबर में इसके जितने भी सदस्य हैं उन सबके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो सारे आते हैं, इस सालगिरह को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और कुछ सुझावों की ओर कदम उठाते हैं, कुछ विचार जो हैं वो करते हैं। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। और इस बैठक में जितने भी नेता शामिल हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को ज्यादा प्रासंगिक मतलब रिलेवेंट, आज के समय में वो जुड़ा हो रहा है, आज के समय में जैसा चाहिए वैसी जो डिमांड है वो फुलफिल कर सके, तो उनको बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया कि अब हम लोग ये कदम उठाएंगे जिससे जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व है, इंपोर्टेंस है, वो भी बढ़े। जो आज के समाज की, आज के सोसाइटी की, आज की जरूरतें हैं, उन जरूरतों को ध्यान में रखकर करके इसको पूरा किया गया है। तो क्या क्या करने की बात हो रही है? पहला, शांति संस्थापक आयोग का गठन। देखिए
शांति संस्थापक आयोग का गठन, पीस बिल्डिंग जो कमीशन है वो बनाया जाएगा। पीस बिल्डिंग कमीशन या शांति संस्थापक जो आयोग है, जैसे यहाँ पे मैंने तस्वीर दिखाई है, जो मॉन्क होते हैं, जो साधु हैं उनकी, वो बिल्कुल शांत होते हैं, पीसफुल जो होते हैं वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे शांति संस्थापक आयोग स्थापना कर रहा है। परंतु फिर से सवाल बार बार में उठता है कि अगर शांति संस्थापक आयोग स्थापित करता है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो ये आयोग क्या काम करेगा, कैसे शांति स्थापित करेगा, कौन से मामलों में यह हस्तक्षेप करेगा, कौन से मामलों में नहीं करेगा। तो शांति संस्थापक अगर आयोग की स्थापना करता है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इस शांति संस्थापक आयोग कैसे शांति स्थापित करेगा। फिर आगे आइए, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति। अगर कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाता है तो विश्व बिरादरी जो है वो जिम्मेदारी ले, वह उत्तरदायित्व ले कि साहब अब उस देश के नागरिकों को हम बचाएंगे। तो यहां पे दो तीन बातें दिमाग में खड़ी होती है। पहली बात तो ये, क्यों कोई देश दूसरी विश्व बिरादरी, अब ये विश्व बिरादरी कौन है, मतलब जिस देश में हो रहा है उसके अलावा बाकी सब विश्व बिरादरी है। तो क्यों कोई देश विश्व बिरादरी को यह अधिकार देगा कि साहब आप हमारे मामलों में हस्तक्षेप करो, कोई नहीं देगा, क्योंकि हर देश संप्रभु है, हर देश सोवरेन कंट्री है, और जो सोवरेन कंट्री है उनका तो मामला ही है कि साहब हमारे देश का मामला है, हम लोग हमारे स्तर पे देख लेंगे, कोई भी विदेशी शक्ति हम लोगों को दबाव ना बना सके। तो फिर किस आधार पे जो विश्व बिरादरी है वो दूसरे देशों में जाकर करके उन अत्याचारों का उत्तरदायित्व लेगी कि साहब अब हम यहाँ के नागरिकों को बचाएंगे। और ये कौन है विश्व बिरादरी जो कि इन नागरिकों पे हो रहे अत्याचारों से बचा सकती है, कौन सा देश दूसरे देश की गारंटी लेगा कि साहब यहां पर अगर कोई अत्याचार होगा तो हम लोग बचाएंगे। तो यहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आ रहे हैं सुझाव या जो विचार है, इन पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क्स है। देखिए, एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते हमें थोड़ी सी जो सोच है वो विकसित करनी होगी, और जब तक हम लोग खुद के दिमाग में सवाल नहीं खड़े करेंगे, जब तक हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, तब तक हम एक सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो कार्ल मार्क्स जिनको बड़ा फॉलो करते थे, हीगल क्या कहता था कि पहले ए आइडिया आता है, फिर बी आइडिया आता है, फिर दोनों से निकल करके सी आइडिया आता है। तो जब किन्हीं लोगों के बीच में कन्वर्जेशंस होंगी, बातचीत होंगी, मैं कुछ बोलता हूं, मेरी बात पे कोई सवाल उठाया जाता है, फिर उसका जवाब आता है, फिर उसकी सवाल में जवाब कुछ निकलते हैं, तो ऐसे करके एक बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर भी अगर संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है, करने चाहिए, बिल्कुल अच्छे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं की बड़ी आवश्यकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन बड़े स्तर पे विश्व में शांति स्थापित करने में अपना योगदान दे सकते हैं, परंतु जहां जहां क्वेश्चन मार्क, उन क्वेश्चन मार्कों को ऐसे संगठनों को दूर करना चाहिए। मानव अधिकार परिषद की स्थापना 2006 के 19 जून से प्रक्रिया सक्रिय हो जाएगी। मानव अधिकार परिषद, ठीक है, ह्यूमन राइट काउंसिल बनाया जाएगा, ठीक है, उसकी स्थापना करेंगे 2006 के 19 जून से इसकी जो है शुरुआत कर दी जाएगी, सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब ये मानव अधिकार परिषद क्या करेगा, कौन से अधिकारों में ये हस्तक्षेप कर पाएगा, कौन से अधिकारों में नहीं करेगा, कौन से अधिकारों पे इसको इंटरफेयर करने का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये मानव अधिकार परिषद पे भी एक सवाल है। सहस्त्राब्द विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति। जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, जो डेवलपमेंट गोल्स, और विशेष करके कौन से डेवलपमेंट गोल्स जो कि सतत पोषणीय विकास वाले हैं, ठीक है, जहां पर पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आज की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना, यह डेवलपमेंट गोल्स की यहां पर बात होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत, और मैं जब जब ये किताब जितनी बार भी बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं एक ही बात कहता हूं कि भैया पूरी किताब का एक ही निचोड़ है, पूरी किताब का एक ही निष्कर्ष है, दुनिया में क्या हो रहा है अपन को सिर्फ इसलिए जानना है कि उसमें भारत का क्या इन्वॉल्वमेंट है और भारत को उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अपन लोग भारतीय हैं, इसलिए भारत के लिए जिएंगे और भारत के लिए ही मरेंगे, ठीक है ना। तो अमेरिका सुपर पावर है, रूस सुपर पावर है, कौन सुपर पावर है कौन नहीं है, अपने लिए तो जो कुछ है वो भारत है और भारत की भूमि है। तो इसलिए कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन सी घटना से भारत को फायदा होता है, कौन सी घटना से भारत को नुकसान होता है। जो भारत का साथी है वो हम सभी का साथी है, भारतीयों का सभी का साथी है। अगर रूस बिल्कुल ईमानदारी से भारत को साथ देता है तो हम रूस के हैं, अमेरिका साथ देगा तो हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हमें हर लेसन में, हर चैप्टर में लास्ट में यही टॉपिक आता है कि अब इस चैप्टर का भारत के साथ कनेक्शन देख लिया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की मांग हुई, आपने देखा, इन सुधारों में भारत की थोड़ी सी चर्चा कर ली जाती है। अब सबसे पहली बात तो एक बात यहां पे देखिए कि भारत जो है, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है भारत।
पहली बात तो भारत एक विकासशील देश है। दूसरी बात, भारत को हमेशा विश्व में दुनिया का बड़े भाई के तौर पे देखा जाता है। कैसे? जैसे बड़ा भाई हमेशा सबकी रक्षा करता है, वैसे ही भारत ने सबकी रक्षा करी। भारत सबको बचाने का प्रयास करता है, भारत संरक्षण देने का प्रयास करता है, भारत अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले देशों में से भारत बड़े भाई की भूमिका निभाता है। ठीक है, भारत ने हमेशा विश्व में शांति स्थापित करने के जो काम है वो किए हैं। तो भारत एक खुद भी डेवलपिंग कंट्री है, और जिनके डेवलपिंग जो बाकी दूसरी कंट्रीज है उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उनके लिए भी आवाज उठाने में सबसे पहले नंबर पे अगर कोई रहता है तो वो भारत रहता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे आप लोगों ने शुरुआत में नियो के बारे में पढ़ा होगा। शीत युद्ध का दौर वो चैप्टर कट चुका है, वो बात एक अलग है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है। इसमें एक G77 ग्रुप बना था बच्चों। G77 ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ 77 देशों का, 77 देशों का, 77 कंट्रीज का समूह बना था। और उन्होंने ये आवाज उठाई थी विश्व पटल पर कि भैया हम जो अभी विकासशील देश हैं, या जो हम अभी आजाद हुए हैं इन उपनिवेशों से, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये विदेशों की कंपनियां आ रही है, यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है, संसाधनों को बर्बाद कर रही है, खराब कर रही है, और हमें उतना अधिकार नहीं मिल पा रहा जितना हमें मिलना चाहिए। आवाज उठाई विकासशील देशों के लिए भारत ने नियोग के तहत विकासशील देशों में आवाज उठाई। इसी के प्रकार अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की चर्चा करें तो भारत ने हमेशा विकासशील देशों को जो फायदे होने वाले सुधार है उनकी बात करी है। हमेशा विकासशील देशों को फायदे होने वाले सुधारों पर चर्चा करिए। भारत चाहता है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता को बढ़ाया जाए, जिससे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतिनिधित्व है वो पूरी दुनिया में से हो सके, हर महाद्वीप में से हो सके। और अगर देशों का समर्थन संयुक्त राष्ट्र संघ को रहेगा तो ही संयुक्त राष्ट्र संघ दावेदार है, तभी संयुक्त राष्ट्र संघ मजबूत है। नहीं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं तो संयुक्त राष्ट्र संघ हमारी नजर में कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर वो सभी देशों को सही प्रतिनिधित्व देता है, सभी महाद्वीपों को ध्यान में रखकर के काम करता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ज्यादा मजबूत होगा। भारत इस चीज पे भी बिल्कुल सीना ठोक करके कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनको मजबूत होना चाहिए, उनका संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए, और पूरे विश्व में उनकी जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार चलना चाहिए। शांति स्थापित करने में भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद करी है। परंतु भारत हमेशा यह भी कहता है कि विकासशील देशों के लिए जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो होना जरूरी है, और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी भूमिका निभाए। इसलिए भारत यह भी कहता है कि शांति और सुरक्षा के साथ साथ यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ को शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन चीजों पर भी ध्यान देते हुए काम करना चाहिए। तो जो लक्ष्य विकासशील देशों के हैं वह लक्ष्य भारत के भी हैं। और इससे सबसे एक हटकर के जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो यह है कि भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का दावेदार है। भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनना चाहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सुझाव दिए गए हैं कि अगर सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य बनना है तो इन सुझावों को पूरा करना होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जितने सुझाव वहां सुझाए गए थे उनमें 100 आउट ऑफ 100 जो सुझाव है वो कंप्लीटली भारत पर लागू होते हैं। तो इसलिए भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। परंतु भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिल रही है, कहां परेशानी आ रही है, कहां समस्या आ रही है, अपन लोग वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। तो भारत इस बात को समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ और यूएनओ जैसी जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो विभिन्न देशों के, अलग अलग देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने, कोऑपरेशन बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाए, विकास को बढ़ावा देने में। देखिए इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, भारत का मत क्या है, भारत का विचार क्या है कि देशों के बीच में सहयोग भी बढ़ना चाहिए, शांति सुरक्षा भी होनी चाहिए, पर उसके साथ साथ विकास भी होना चाहिए, उसके साथ डेवलपमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि विकासशील देशों का सामाजिक आर्थिक विकास बड़ा जरूरी है। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ देशों के बीच सहयोग भी बढ़ाए और विकास को भी बढ़ावा दे जी, इसमें बड़ी भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ की होनी चाहिए, यूएनओ की होनी चाहिए। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी पूर्व शर्त है। तो भारत क्या मानता है? भारत मानता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एजेंडा है, एजेंडे का मतलब क्या होता है? जो मुख्य मुद्दा है,
जो मुख्य हमारा एम है, विचार है वो। तो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य एजेंडे में, सबसे मुख्य एजेंडे में क्या होना चाहिए? विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो होना चाहिए वो विकास का मामला, डेवलपमेंट का मामला होना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि शांति और सुरक्षा अगर कायम करनी है तो सबसे पहले विकास होना चाहिए। विकास होगा, डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली शांति और सुरक्षा बनी रहेगी। अगर विकास नहीं हुए तो शांति सुरक्षा नहीं हो सकती। डेवलपमेंट होना जरूरी है, विकास होना जरूरी है। तो शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी ये पूर्व शर्त है। मतलब शांति और सुरक्षा से पहले क्या करना होगा? विकास करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा। क्योंकि विकास होगा जब सभी देश एक समान, एक स्तर पर होंगे, बराबर होंगे। कोई दूसरे देश को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, कोई देश किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, कोई देश कमजोर नहीं रहेगा तो कोई उसके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास नहीं करेगा। तब सभी समान हो जाएंगे, सभी विकास की राह पर चलेंगे, तो फिर शांति और सुरक्षा ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इसलिए भारत कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर विकास होगा तो ऑटोमेटिकली शांति और सुरक्षा रहेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। भारत यह मानता है कि भैया जो सुरक्षा परिषद में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य बिठा रखे ना, इससे ये जो सुरक्षा परिषद का जो प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र है ना, चरित्र का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। ठीक है, आज अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ कहता है और वैसा करता नहीं है तो हम कहेंगे यार उसका छोड़ना, बेकार आदमी, बोलता कुछ है और कर कुछ रहा है, कैरेक्टर सही नहीं है। उसके चरित्र के लिए जितना हम लोगों ने कुछ सोचा था वो उस वैसा काम नहीं कर रहा, तो फिर उसका चरित्र की हानि होती है, बेकार सा लगने लग जाता है उसका कैरेक्टर हम लोगों को। ऐसे ही क्या कहा गया है कि सुरक्षा परिषद में जो प्रतिनिधि मूलक चरित्र है, मतलब रिप्रेजेंटेशन वाला है कि साहब रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, इस महाद्वीप से भी होंगे, इस महाद्वीप से भी होंगे, इस महाद्वीप से भी होंगे, पूरी दुनिया की आवाज बनेगा संयुक्त राष्ट्र संघ। ये वाला जो प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र था ना, इसमें हानि हो गई, इसमें कमी आ गई है। बोला ये क्योंकि इन्होंने 4-5 देशों को स्थायी बना दिया है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में से कोई नहीं है, अफ्रीका में से कोई नहीं है, एशिया में से भी बाकी देश उभर रहे हैं, उधर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये इनके चरित्र के लिए और संयुक्त राष्ट्र संघ के अब भी जो रिलेवेंसी है उसके लिए ठीक नहीं है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा। तो भारत का तर्क है, भारत का विचार है, भारत कहता है कि अगर परिषद का विस्तार करेंगे, अगर परिषद को बढ़ाया जाएगा तो उससे क्या होगा? ये ज्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी, मतलब ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगी, अलग अलग महाद्वीपों से अलग अलग और मेंबर्स भी निकल करके आएंगे और विश्व बिरादरी का इसको क्या है? ज्यादा समर्थन मिलेगा। मतलब पूरे वर्ल्ड का जो है ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, ज्यादा कोऑपरेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ पूरी दुनिया करेगी। इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये ध्यान देनी है कि सन 1965 में 11 से बढ़ा करके 15 कर दी गई थी, पर ये जो 4 बढ़ाए गए हैं ये कौन से हैं? अस्थायी की बात हुई है। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। तो भारत ये चाहता है कि अस्थायी संख्या भी बढ़े और स्थायी संख्या है वह भी बढ़े, दोनों ही में बढ़ोतरी हो, दोनों ही चीजों का समर्थक भारत है। भारत सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। अब देखिए, भारत सुरक्षा परिषद में खुद भी एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। अब भारत सुरक्षा परिषद में जब स्थायी सदस्य बनना चाहता है और उसके लिए जो सुझाव दिए गए थे, तो अब वो देखते हैं कि उन सुझावों पर, उन मापदंडों पर भारत कितना खड़ा उतरता है। आइए देखते हैं। सबसे पहला, भारत में विश्व में सबसे बड़ी आबादी, जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा वाला देश है दूसरा। तो दुनिया में भारत में सबसे बड़े आबादी वाला दूसरा देश। अब तो दूसरा भी नहीं है, अब तो फर्स्ट पर आ चुके हैं बेटा अपन लोग। ठीक है, हमने अब उस मापदंड में क्या था कि दुनिया की ज्यादा से ज्यादा आबादी वाले देशों में हो, तो भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। और 1/5 का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में हर 5 में से 1 व्यक्ति भारत में रहता है। और आज के मौजूदा समय में लगभग 17 से 18% जो जनसंख्या है ना, वो भारत में रह रही है। पूरी दुनिया की जनसंख्या देखे तो उसमें से 17 में से 18 जो लोग हैं वो भारत में रह रहे हैं। 17-18% जो लोग हैं वो भारत में रह रहे हैं। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी जो आबादी वाला देश है वो भारत है। और जब मापदंड में ये बनाया गया है कि आबादी को आधार बनाया जाए, तो फिर तो भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त, सबसे जिंदाबाद वाला लोकतांत्रिक देश कोई है तो वो हमारा प्यारा भारत है।
अगर लोकतंत्र को आधार बनाया गया है तो फिर तो भैया 110% क्या होना चाहिए कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब जब कोई शांति मिशन चला है, कहीं पर पीस को स्थापित करने के लिए, शांति को स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को जरूरत पड़ी तो हमेशा भारत ने मदद करी है। हमेशा भारत ने शांति को प्रमोट करा है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो काम है पीस स्थापित करना, शांति स्थापित करना, तो उसमें एक बड़ी भूमिका भारत निभा रहा है। तो इस शांति को स्थापित करने में भारत की बड़ी भूमिका है, इसलिए भी स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। तेजी से अंतरराष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। आज हम लोग टॉप 5 इकोनॉमीज में हैं। आज के मौजूदा दौर में हम टॉप 5 इकोनॉमीज में, और कुछ वर्षों में हम टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे। टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचने का मतलब है कि हमारे देश में जीडीपी तीसरे से 5वें नंबर पर होगी पूरी दुनिया में। तो हम बड़ी तेजी से आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहे हैं। वहां पर यह भी एक मापदंड था कि आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, आर्थिक ताकत होनी चाहिए। तो हमसे बड़ा फिर आर्थिक ताकत में कौन है भैया? बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया और बोला गया कि बजट में ज्यादा से ज्यादा योगदान हो। तो लगातार जब जब बजट देना होता है तब तक भारत सरकार ने अपना बजट में योगदान दिया है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। अब देखिए, प्रतीकात्मक महत्व, प्रतीकात्मक महत्व का मतलब क्या है कि अगर हम लोग उसमें स्थायी सदस्यता भारत को मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली एक सिंबल हम लोग बन जाते हैं कि साहब देखिए भारत स्थायी सदस्यता, मतलब पावर है ना हमारे पास। अब हम किसी भी देश के साथ विदेश संबंध बनाएंगे तो वो दूसरा देश और इंडिया है भाई, इंडिया का वीटो पावर है इनके पास, पता है। हमारी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, हमारा दबदबा थोड़ा सा दुनिया में बढ़ जाएगा, हमारे पास वो पावर मिल जाएगी कि हाँ साहब देखो हमारे पास ये शक्ति है, हम ऐसा। तो भारत को पता है कि स्थायी सदस्यता मिलने का अर्थ है कि हमारा ऑटोमेटिकली जो है दबदबा पूरी दुनिया में होगा, और हम जैसा काम करना चाहते हैं, जो शांति के काम है, उन कामों में और भी अच्छी तरीके से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। परंतु भारत की राह इतनी आसान नहीं है, ठीक है। जो विरोधी हैं वो नहीं चाहते हैं कि भारत स्थायी सदस्यता में जाकर करके बैठे। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकारी संपन्न वीटोधारी सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं। तो भारत चाहता है कि भारत को निषेधाधिकारी संपन्न मतलब वीटोधारी जो शक्ति है वो मिले, परंतु जो कुछ देश है वो सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सदस्य बनने का विरोध करते हैं, भारत के अगेंस्ट में होते हैं। कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर के चिंतित थे। तो भैया जब आप ये कह रहे हैं कि भारत के पास परमाणु हथियार है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो 5 देश हैं उनके पास परमाणु हथियार नहीं है, उनके पास परमाणु हथियार नहीं है। और ये जो 5 देश हैं, इन 5 देशों ने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, कितने युद्ध करे हैं, कितने लोगों को मारा है। एक बार उनका आंकड़ा देख लीजिए और एक बार भारत का आंकड़ा देख लीजिए। भारत ना के बराबर, शून्य के बराबर। आज तक भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं करा भैया। तो हमारे जितना शांति प्रिय देश और कोई है क्या? जब यही बात है कि परमाणु हथियारों का आप कह रहे हैं कि परमाणु हथियार है भारत के पास, तो फिर तो उन 5 देशों को भी हटा दीजिए। उन्हीं के पास परमाणु के हथियारों की तो शुरुआत ही वहां से हो रही है। कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा, और कुछ देशों का मानना है कि जो पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई है उसके कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राजील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं। अब ये बात थोड़ा सा एक पॉइंट है कि जैसे अगर इंडिया को स्थायी सदस्यता मिलती है तो और भी ऐसे कंट्रीज हैं जो इसकी दावेदारी रखते हैं, जैसे ब्राजील हो गया है, जर्मनी, जापान। ये जापान की तो आपको पता है इकोनॉमी बिल्कुल हाई लेवल पे है, ठीक है, फटाफट बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही है उनकी इकोनॉमी। दक्षिण अफ्रीका, तो इन देशों को भी जोड़ना पड़ेगा, तो इस चीज का भी थोड़ा सा विरोध है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। और अगर सबसे पहले सुरक्षा परिषद में अगर किसी को सीट मिले तो वो अफ्रीका महाद्वीप से मिलनी चाहिए और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से मिलनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों महाद्वीपों में से एक भी देश नहीं है। तो अफ्रीका से मिले तो दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अमेरिका में से मिले तो ब्राजील, ठीक है। ये वो देश आ जाएंगे जिनको पहले प्रतिनिधित्व वहां पर मिलना चाहिए, क्योंकि इन दोनों महाद्वीपों में से एक भी नहीं है। तो ये ऐसी कुछ समस्या है जो भारत के स्थायी सदस्य बनने में थोड़ी सी समस्या क्रिएट कर रही है। अब देखिए, अभी तक 1 जून 2018 तक मतलब कौन से देश ने कितनी बार इस्तेमाल करा है वीटो का?
सबसे जो कम करा है वो चीन ने करा है 11 बार, फिर फ्रांस ने करा है 18 बार, यूके ने करा है 32 बार, अमेरिका ने करा है 84 टाइम्स, और सबसे ज्यादा रूस ने करा है, रूस या पहले जो सोवियत संघ था उसने 135 बार 135 टाइम्स। सबसे ज्यादा रूस, फिर अमेरिका, फिर यूके, फिर फ्रांस और फिर चीन। इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। तो इन बातों को अगर ध्यान में रखें तो अब भी भारत के लिए, किसी भी देश के लिए सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ा सा कठिन लगता है, क्योंकि अगर एक देश को दी जाती है तो फिर बाकी दूसरे देश भी डिमांड करेंगे कि साहब हम भी इन मापदंडों पर खड़े उतरते हैं। और ये भी है कि जो 5 जिनके पास वीटो पावर है वो भी कोई किसी के पक्ष में हो या ना हो तो वो थोड़ा सा वीटो का प्रयोग करके रोक लेते हैं। अब बात करते हैं एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। जब तक सोवियत संघ था 1991 तक तो पूरा विश्व 2 ध्रुवीय था, मतलब 2 सुपर पावर पूरी दुनिया में थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। पर जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ताकत बचती है, और वो जो एक ताकत है वो है अमेरिका। अब जब सारी की सारी पावर, टोटल पावर एक देश के हाथ में है जो है अमेरिका, तो ऐसे एक ध्रुवीय विश्व में एक महाशक्ति के पास जो सारी ताकत है, उस समय में, उस दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकता है, ये अब हमारा टॉपिक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या अमेरिका की शक्तियों पर अंकुश लगा सकता है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया में यह काम कर सकता है कि अमेरिका आप भी बैठ जाइए और बाकी आप सब भी बैठ जाइए, आप सब मेरे लिए एक जैसे हैं, अमेरिका आप महाशक्ति होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर होंगे, यहां पर फालतू की बातें नहीं? क्या यह बात हो सकती? क्या अमेरिका को कोई बात दबा कर करके संयुक्त राष्ट्र संघ कह सकता है? ये बड़े सवाल हमारे सामने कि क्या एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व है, इंपॉर्टेंस है? क्या पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चलने की ताकत है संयुक्त राष्ट्र संघ में? तो आइए देखेंगे। पर उससे पहले यह भी एक बात जान लीजिए कि अमेरिका को दबाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि पहली बात तो वो आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, हर प्रकार से वो ताकतवर है, पहला पॉइंट। दूसरा, काफी जो अधिकारी है यूएनओ के वो खुद अमेरिका के नागरिक हैं। तीसरा, यूएनओ का ऑफिस ही अमेरिका की टेरिटरी में, सीमा क्षेत्र में। पर इन सब के बावजूद भी क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक बड़ी भूमिका निभाता है अमेरिका को और बाकी देशों को एक साथ एक मंच पर लाने में। ठीक है, कभी कभार हो सकता है अमेरिका थोड़ा सा ऐसा एग्रेसिव हो जाए कि नहीं साहब हम तो बात नहीं मानेंगे, बट फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई है 1991 के बाद भी अमेरिका को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखने में, और पूरे जो सारे विश्व के जो नेता हैं उनको एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देने पे जहां पे वो बैठ करके चर्चा कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। तो पहले ये देख लेते हैं कि अमेरिका को दबाना थोड़ा सा मुश्किल क्यों है। तो पहली बात तो अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है, अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। तो अब वो एकमात्र महाशक्ति है, एकमात्र सुपर पावर है, और सैन्य और आर्थिक ताकत उसके पास इतनी है कि वो अंतरराष्ट्रीय संगठन हो या चाहे बाकी कोई दूसरा संगठन हो, किसी की भी अनदेखी कर सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ले छोड़ दिया, चलो हमारे ये अधिकार खत्म कर लो, हमारी बात नहीं मान रहा संयुक्त राष्ट्र, ये लो साहब आज से संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर हो गया, अमेरिका बाहर हो गया। तो ये इतनी बड़ी आर्थिक ताकत है, इतनी बड़ी सुपर पावर है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ छोड़ देंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ को ही प्रभाव होगा, अमेरिका को कोई प्रभाव नहीं होने वाला। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है, वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। अब देखिए अमेरिका का खास दबदबा है, क्यों? बजट में सबसे ज्यादा योगदान अगर कोई दे रहा है तो वो अमेरिका दे रहा है। हमने देखा था 22% के आसपास जो है योगदान है वो अमेरिका का है। तो इतना ज्यादा योगदान देने वाला जो देश है, अगर वो निकल जाता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ तो निष्क्रिय हो जाएगा, नॉन एक्टिव हो जाएगा, उसका तो कोई मतलब इंपोर्टेंस ही नहीं बचेगी। जो सबसे ताकतवर जो है भैया, देखो लड़ने वाले कौन है? यही तो जो 4-5 जो देश हैं स्थायी सदस्य बने हुए, यही तो लड़ने वाले, और यही अगर बाहर हो जाते हैं, यही आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं तो भैया फिर तो सारा मामला ही खत्म हो जाएगा।
यह भी एक सत्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक भी हैं। देखिए, अब संयुक्त राष्ट्र संघ क्या जो हेडक्वार्टर है वो इसी के भू क्षेत्र में है, मतलब इन्हीं की टेरिटरी में, और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव बढ़ जाता है। और इसके कई नौकरशाह, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अधिकारी है, कर्मचारी है, ज्यादातर जो है वो अमेरिका के नागरिक हैं। ठीक है, तो अब फिर उनमें देशभक्ति तो रहेगी नहीं साहब, अमेरिका पहले, संयुक्त राष्ट्र संघ बात की बात। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है, अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव न जचे, तो अपनी वीटो से वह उसे रोक सकता है। अब अगर अमेरिका को लगे कि साहब ये जो प्रस्ताव लेकर करके आया है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे जो सपोर्टिंग कंट्रीज है उनके लिए अच्छा नहीं है, तो वीटो ला करके उसे रोक सकता है। यह अमेरिका की ताकत है। अमेरिका को लगा नहीं साहब ये जो काम करने जा रहे हैं अपने लिए फायदे की बात नहीं, ये वीटो लाए, खेल खत्म, बस एक वीटो का बटन दबाना है और सारा का सारा खेल खत्म। तो ये अमेरिका की ताकत है, ये अमेरिका का पावर है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। अब देखिए, अपनी ताकत और उनके पास जो वोट वीटो का अधिकार है, उसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसमें भी उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। किसी को वो चाहते हैं कि नहीं साहब इस देश का व्यक्ति महासचिव नहीं बनेगा, नहीं नहीं नहीं, ये लो वीटो दबाया, खेल खत्म, भग जाओ ऐसे। तो मतलब उनके पास इतनी ताकत है कि वो महासचिव भी वो अपने हिसाब से बिठाते हैं कि साहब ये महासचिव होना चाहिए, इस देश का महासचिव यहां नहीं बैठेगा। तो कहीं से भी किसी भी प्रकार से रोक टोक लगा सकते हैं। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। तो अगर यहां तक देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास रूप से कोई सक्षम नहीं है। कोई बहुत ज्यादा ताकत संयुक्त राष्ट्र संघ के पास इतनी नहीं कि वो अमेरिका को रोक ले। बट फिर भी ये तो हमने ये देखा कि किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ा सा असक्षम है अमेरिका को रोक पाने में, अमेरिका की ताकत को रोक पाने में। ठीक है, अमेरिका का जो दबदबा है उसके कारण आगे थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र संघ कमजोर सा लगता है। बट उसके बावजूद भी अब हम ये देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार से मुख्य भूमिका भी निभा रहा है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है और इस संगठन ने ऐसा किया है। अब देखिए, फिर भी क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच में बातचीत कायम कर सकता है और ऐसा इस संगठन ने करा है। अमेरिका को भी समझाया और बाकी देशों को भी समझाया, बैठ करके एक प्लेटफॉर्म दे दिया ना, एक मंच दे दिया, यहाँ बैठ करके बात कर लो। क्या परेशानी है अमेरिका भैया, क्यों परेशान होते हो? देखो, आपका भी नुकसान होगा, इनका भी नुकसान होगा, युद्ध से नुकसान नहीं, बैठ करके बात कर लो, बात को सुलझाओ, खत्म करो, खत्म कर दो बात को, मामला खत्म कर दो। तो वहां एक मंच, एक प्लेटफॉर्म उन लोगों को मिल चुका है। झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 जो राष्ट्र उनको एक साथ लाया जा सकता है। झगड़े के मुद्दे हो रहे हैं, बैठो यार, यहाँ बैठ करके चर्चा करते हैं। लड़ क्यों रहे हो? आओ बातों ही बातों में अपन बात कर लेते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास का कोई मुद्दा है, बैठ करके बात करते हैं ना यार, मदद करो अमेरिका भैया इन लोगों की। क्यों आप ही, आपका विकास क्यों, इनका क्यों नहीं हो रहा विकास? बताइए, आप बताइए कि क्या समस्या आपको अमेरिका? तो बातचीत का मंच आ गया ना, तो वहां से बात हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात कहीं सोची जा सके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अमेरिका के किसी भी खास रवैये, मतलब उनका कोई व्यवहार, उनकी नीति, उसकी आलोचना की सुनवाई हो सके। मतलब वहां बुराई भी हो सकती है, उसमें बातचीत भी हो सकती है और कोई बीच का रास्ता निकालने या कोई रियायत देने की बात सोची जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल हो जाएगी। माना कि संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, अमेरिका को नहीं कंट्रोल कर पाएगा, पर इसके बिना तो दुनिया और भी बदहाल हो जाएगी, और भी बुरी जो हालत है वो हो जाएगी। और फिर डेग हैमरगोल्ड का जो वाक्य था याद आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, या संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए नहीं है, बल्कि नरक से बचाने के लिए है। तो नरक न बन जाए, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी इंपोर्टेंस है। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। अब आज देखिए, वैश्वीकरण के दौर में अपन लोग जी रहे हैं, और जैसे कि इसका जो अंतिम अध्याय है वैश्वीकरण, वो भी पढ़ेंगे, उसका भी वन शॉट लेकर के आएंगे। तो वैश्वीकरण से अब आज एक समाज दूसरे समाजों पे, एक देश दूसरे देश पर निर्भर हो रहे हैं। पारस्परिक जो निर्भरता है, मतलब एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंसी बढ़ी है कि हम उस पर डिपेंडेंट है, हम उस पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे माहौल में एक ऐसा संगठन होना जरूरी है जो कि एक दूसरे की निर्भरता को समझ सके और उनकी आवश्यकता, उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र
तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर मेल खाते हो। तो लोगों को, सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन में और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हित और विश्व बिरादरी के हितों के साथ व्यापक धरातल पर मेल खाते हो। मतलब हमारा हित और विश्व बिरादरी का हित, दोनों के हित एक जैसे हो और फिर उस हिसाब से काम हो। ऐसे से ही संयुक्त राष्ट्र संघ को आगे बढ़ाया जा सकता है, मजबूत बनाया जा सकता है, समर्थ बनाया जा सकता है। अब चलिए, यहां पर हमारा एक प्रकार से चैप्टर तो पूरा सा हो गया, पर क्या है, बॉक्सेस में 5 से 6 और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बता रखा है। अपन स्कोर पढ़ लेते हैं। इसके अलावा बच्चों किताब में जितने भी महासचिव रहे हैं उनके बारे में एक बार आप नजर निकाल लीजिएगा। 9 महासचिव बने, ज्यादा भी याद नहीं कर पाओ तो उनके नाम कौन से देश से वो बिलोंग करते थे, एटलीस्ट इतना तो आप पढ़ ही लेना। और एक संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पूरा घटनाक्रम है वो अगर आप पढ़ना चाहे तो वो पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने पूरा यहाँ पे चैप्टर कवर कर लिया। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। तो ये जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये संगठन वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है, मतलब फाइनेंशियली कि कितना पैसा है, कितना नहीं, किसको जरूरत है या नहीं है, तो जरूरत होने पर उनको देता भी है और उनकी मदद करता है। 189 कितने देश है? 189 है। 12 अप्रैल 2016 की स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है, ठीक है। समूह 7 के सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा के पास 41.29% मत है, ठीक है। ये इनके मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन है बेटा। G7 ग्रुप अगर आप देखेंगे, अब यहाँ से एक बात ये ध्यान रखिएगा कि G7 कंट्रीज कौन कौन सी है, उनका नाम याद रख लीजिएगा। अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा है, और इनका टोटल 41.29% मत है। अन्य जो अग्रणी सदस्यों में है, चीन का 6.09, भारत का 2.64, रूस का 2.59, ब्राजील 2.22 और सऊदी अरब 2.02 है। अकेले अमेरिका के पास 16.52% मताधिकार है, ठीक है। इतनी पावर अमेरिका की है। विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों एक साथ स्थापित हुए थे। अमेरिका में एक जगह है ब्रेटन वुड्स, वहां पे इन दोनों की स्थापना करी गई, और ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। विश्व बैंक की स्थापना क्यों हुई है? इसलिए हुई है कि भैया जो देशों का नुकसान हुआ है और हुआ है उसका पूर्ण निर्माण करने के लिए, उसका वापस से रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आप फंडिंग करेंगे। ये बैंक मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, तो किस किस चीजों के लिए पैसा दे सकता है? मानवीय विकास, शिक्षा में खर्च करने के लिए, स्वास्थ्य में, कृषि का, ग्रामीण विकास जैसे सिंचाई के लिए, ग्रामीण सेवाओं के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा करने में जैसे प्रदूषण में कमी लानी है, नियमों का निर्माण करना, उन्हें लागू करने में, आधारभूत ढांचा, सड़क बनाने, शहरी विकास करने, बिजली में, और सुशासन, कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास के लिए काम करता है। ये अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते। अब अपने सदस्य देशों को आसान ऋण मतलब सस्ती दरों पर उधार देता है, अनुदान मतलब डोनेशंस, गिफ्ट देता है, और जो गरीब देश, ज्यादा ही गरीब देश होते हैं उनको वापस चुकाने के लिए भी नहीं बोलता है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है कि भैया विश्व में क्या क्या व्यापार के क्या नियम होंगे। तो विश्व व्यापार जो संगठन है उसकी 1995 में 1995 में स्थापना करी गई थी, और इसका मुख्य काम यही है कि जो देश अवरोधक लगा करके रखते हैं कि साहब हम इतना माल आने देंगे, ये टैक्स लगाएंगे, वो टैक्स लगाएंगे, उनको खत्म करना, उनको कम से कम करना, जिसको उदारीकरण की प्रक्रिया कही जाती है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जो हमारे 1991 में 1991 में हुआ, तो उन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये संगठन काम कर रहा है। इस संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। देखिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ पहले था, जैसे लीग ऑफ नेशन था, लीग ऑफ नेशन की जगह क्या आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ आया था। तो इसको गेट कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये था पहले, फिर इसको हटाकर करके विश्व व्यापार संगठन आया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इनके सदस्यों की संख्या 164 है 2016 के अनुसार।
हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई है जिससे कि उनके हित साधते हो। तो हर फैसला चाहे सभी की सहमति से किया जाता है, पर अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान जो बड़ी आर्थिक शक्तियां वो इस प्रकार से फैसले बनवाने में कामयाब हो जाती है जो कि उनके फायदे के लिए हो। विकासशील देशों की बहुत शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक ताकत उन्हें धकेलती है। तो अब विकासशील जो देश है वो कहते हैं कि जो विश्व व्यापार संगठन जैसे हैं कि भेदभावपूर्ण वाली नीतियां ठीक नहीं है, पारदर्शी रूप से काम नहीं करते। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जो विकासशील देश है उनको कहेंगे देखिए ये व्यापार अवरोधक मत लगाइए, ये आप है ना कोई बाहर से सामान आता है आप उस पर टैक्स लगाते हैं, इतना कोटा लगा देते हैं, आप बाहर से कंपनियों को नहीं आने दे रहे हैं, ऐसा मत करिए, ये अच्छा नहीं, इससे व्यापार रुकता है। ठीक है, विकासशील देशों ने हटा लिया, बोले बहुत कोई बात नहीं, संगठन बोल रहा है। पर जब ये विकासशील देश अपना माल विदेशों में बेचते हैं, बड़े विकसित देशों में बेचते हैं, तो वो विकसित देश नहीं साहब इतना टैक्स लगेगा, इतना ही सामान आने देंगे, वो व्यापार अवरोधक लगाते हैं, तब विश्व व्यापार संगठन चुप हो जाता है, तब कुछ ही नहीं बोलता। तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी जो विकसित देश है या जो बिल्कुल कट्टर पूंजीवादी देश है उन्हीं के ही समर्थन में ज्यादा है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। तो जो परमाणु ऊर्जा है, ठीक है, उसका शांतिपूर्ण उपयोग होना चाहिए और सैन्य उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल को रोका जाए, ये इसका काम है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणु सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों का बात उठाने वाला संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है, ये पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। तो स्वयंसेवी संगठन है, मतलब खुद इसमें इच्छा से जो स्वयंसेवी है, लोग जुड़े हुए हैं, एनजीओ है, मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है कि सब मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यह संगठन मानव अधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है और प्रकाशित करता है कि पूरे विश्व में मानव अधिकारों की क्या हालात है, उससे जुड़ी हुई पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा, फिर प्रकाशित करेगा, मतलब पब्लिश करेगा। सरकारों को यह रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है क्योंकि एमनेस्टी का ज्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। अब सरकारों को इनकी रिपोर्ट ठीक नहीं लगती है क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ये दिखाता है कि सरकारों ने, देश की सरकारों ने जनता पे कितना अत्याचार करा है, उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करा है। तो कभी कभार सरकारों को ये रिपोर्टें अच्छी नहीं लगती है, सभी देशों की सरकारों को। बहरहाल ये रिपोर्ट मानव अधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर मानव अधिकारों से संबंधित अनुसंधान, उनमें कुछ रिसर्च होना, उसकी और बेहतरी के लिए काम होना, इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। लास्ट है हमारी ह्यूमन राइट्स वॉच। ये भी एक मानव अधिकार की रक्षा करने वाला ही संगठन है। यह भी मानव अधिकारों की वकालत और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है। यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है कि भैया मीडिया को दिखाता है कि देखो पूरी दुनिया में कितना मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, कितना जो ह्यूमन राइट्स है वॉयलेशन हो रहा है, मतलब सरकारें जो लोग हैं वो मानव अधिकारों को नहीं मान रहे हैं। इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए और एक अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद करी है। तो बारूदी जो सुरंग होती है वहां पर जो बाल सैनिक होते हैं उनका प्रयोग रोका जाए और अंतर्राष्ट्रीय जो दंड न्यायालय उसको स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो इसी के साथ जो आज हमारा वन शॉट है वो कंप्लीट होता है। ये आप लोगों के लिए कोर्सेज है, कक्षा 12 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल, जिसमें डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हैंड रिटन नोट्स, हर क्लासेस के PDF आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे और इनको लेने के लिए आप इन 2 नंबर पर कॉल कर सकते हैं और टीम को कह सकते हैं नाम मात्र फीस में हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। और ये कोर्सेज जो आपके स्टार्ट होंगे ये होंगे आपकी अपनी एप्लीकेशन लर्निंग आर्ट्स की एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी जानकारियाँ मिलती रहे कि कब क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला। तो पढ़ते रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आज का वन शॉट कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्निंग आर्ट्स को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं मिलूंगा आपको आगे के वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।